वेरी गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल प्रेजेंट है। कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एलएलबी सेकंड सेम का फैमिली लॉ पार्ट वन में हिंदू लॉ पढ़ने वाले हैं। पार्ट टू जो कि थर्ड सेमेस्टर में उसमें हम मुस्लिम लॉ पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, व्हाट इज द वॉइड मैरिज एंड वॉइडेबल मैरिज। एलएलबी फर्स्ट सेम में हमने वॉइड कॉन्टैक्ट एंड वॉइडेबल कॉन्टैक्ट देखा था। वॉइड कॉन्टैक्ट मतलब ऐसे कॉन्टैक्ट जो कि नल है एंड वॉइड है, जो कि लॉ उसे मान्य नहीं है, लॉ उसे मान्यता नहीं देता, इनवैलिड है। ऐसे कॉन्टैक्ट को बोला जाता है वॉइड कॉन्टैक्ट। वॉइडेबल कॉन्टैक्ट मतलब ऐसे कॉन्टैक्ट जो कि डरा धमका के, अंडर इन्फ्लुएंस, कोवर्जन, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट किया गया और पार्टी के ऊपर ऑब्लिगेशन होता है या तो उसको एक्सेप्ट करे या तो उसको रिजेक्ट करे। ठीक है, अगर एक्सेप्ट करता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कैन बी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कैन बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर पार्टी उसको एक्सेप्ट करती है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसी तरीके से वॉइड मैरिज मतलब ऐसी मैरिज जो कि इनवैलिड है। इनवैलिड कहाँ पे है? लॉ की नज़रों में इनवैलिड है। ऐसे 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 मैरिज को बोला जाता है इनवैलिड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? वॉइड मैरिज, जिसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है उस शादी का। ऐसे मैरिज को कहता है वॉइड मैरिज। सेक्शन 11 बात करता है वॉइड मैरिज के बारे में। सेक्शन 12 बात करता है वॉइडेबल मैरिज के बारे में। ठीक है, कौन कौन सी सिचुएशन जब आपकी जो मैरिज है वॉइड बाइगेमी, आप क्या कर रहे हो? आपका ऑलरेडी एक स्पाउस है। अगर आप पति हो तो आपका ऑलरेडी एक पत्नी है, आप पत्नी हो तो आपका ऑलरेडी एक पति है, उसके रहते हुए आपने शादी की। ठीक है, ऐसे मैरिज को हम वॉइड मैरिज कहेंगे। प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, ऐसे रिलेशनशिप में आप शादी कर रहे हो, ऐसे रिलेशनशिप में आप शादी कर रहे हो जो प्रोहिबिटेड है इन द आई ऑफ द लॉ। ब्रदर सिस्टर, ठीक है, आपस में शादी नहीं कर सकते। अंकल और जो उनकी भांजी है नीस, वो भी आपस में शादी नहीं करती। स्पिन द रिलेशनशिप मतलब जो शादी करने वाले हैं, जो चाहते हैं इंडिविजुअल के हम आपस में शादी, उनके जो एंसेंट्रल्स हैं, पूर्वज हैं, वो एक ही हैं, दोनों के कॉमन एंसेंट्रल्स हैं। ठीक है, विद सर्टेन लिमिट्स, तो उस केस में वो वॉइड मैरिज मानी जाएगी। ठीक है, मतलब वॉइड मैरिज मतलब जिसका कोई लीगल स्टेटस नहीं है। अगर उस मैरिज से कोई बच्चा बॉर्न भी होता है तो उसके पास लिमिटेड राइट होते हैं, लाइक राइट टू प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस का राइट होता है, उसके अलावा कोई भी राइट नहीं होता उसके पास। सेक्शन 16 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में नहीं बना है। वॉइडेबल मैरिज मतलब ऐसे मैरिज जो कि मैंने ऑलरेडी बताया, जो कि वैलिड है अंटिल अनल्ड बाय द कोर्ट। जब तक कोर्ट उसको अनल्ड नहीं करता, पार्टी कहती है कि हमें ये मैरिज एक्सेप्ट नहीं है। ठीक है, कोई भी ऐसी मैरिज जो शादी हुई, लड़की नहीं चाहती थी शादी करना, लड़की किसी और से चाहती थी शादी करना, बट उसके घर वालों ने जोर जबरदस्ती धमका के उससे शादी करवा दी किसी और लड़के से, तो ऐसे मैरिज को बोला जाता है वॉइडेबल मैरिज। वो चाहे तो वो लड़की कोर्ट में केस फाइल करके बोल सकती है मुझे शादी नहीं करनी। ठीक है, ग्राउंड्स ऑफ वॉइडेबल मैरिज सेक्शन 12 में ग्राउंड्स दिए हैं वॉइडेबल मैरिज के। सेक्शन 11 में वॉइड मैरिज के ग्राउंड्स दिए हुए हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ द आइदर, इंपॉर्टेंस मतलब इनकम्पेटेंसी, आइदर स्पाउस, लड़का या लड़की दोनों इनकैपेबल है, मेंटली और फिजिकली हो सकते हैं। लेक ऑफ फ्री कंसेंट, दोनों में से किसी एक का कंसेंट नहीं था, कोवर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू उनकी शादी करवाई गई। मेंटल डिसऑर्डर है, दोनों में से एक को मेंटल डिसऑर्डर है। हो सकता है ना कि एक लड़का है, उसकी शादी किसी ऐसी लड़की से हुई जो मेंटली डिसऑर्डर, या फिर एक लड़की है जिसकी शादी ऐसे किसी लड़के से हुई जो कि मेंटली डिसऑर्डर है वो लड़का, या तो उनके पास ऑप्शन होता है शादी के बाद, या तो उसको एक्सेप्ट करके उन्हीं के साथ अपनी ज़िंदगी बताए, या तो इन्फोर्स करे कि कोर्ट में जाके कि ये मेरे साथ गलत हुआ है और फ्रॉड करके मेरे साथ शादी की गई है। ठीक है, मेंटल डिसऑर्डर है। प्रेगनेंसी बाय द अनदर, शादी के टाइम पे लड़की को पता चलता है कि लड़की जो है ऑलरेडी प्रेग्नेंट है किसी और लड़के से, तो वो लड़के पर डिपेंड करता है, वो या तो उसको एक्सेप्ट करे या तो उसके अगेंस्ट कुछ करे या फिर एक्शन ले। ठीक है, तो ऐसे ये कुछ सिचुएशंस हैं जहाँ पे जो मैरिज है वो वॉइडेबल मान ली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हिंदू लॉ एक्सप्लेन द स्कूल ऑफ हिंदू लॉ। स्कूल ऑफ हिंदू लॉ को हमेशा दो पार्ट में डिवाइड किया गया। हमारे जितने भी एंसेंट्रल, हमारे जितने भी पूर्वज नहीं बोलूँ, हमारे जितने भी स्मृति, ठीक है, वेदास, ठीक है, जितने भी ग्रंथ हैं, बुक्स हैं, उनके अकॉर्डिंग हिंदू लोगों को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, मिताक्षरा स्कूल एंड दया भागा स्कूल। मिताक्षर स्कूल जो है वो वाइड एरिया में फॉलो किया जाता है। ठीक है, इंडिया के पूरे मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द इंडिया में पहले तो देख लेते हैं ये मिताक्षर स्कूल एंड दया भागा स्कूल आज के टाइम में वैलिड नहीं है। अगर आज के टाइम में आप देखोगे तो हर जो पर्सन है वो अलग अलग रहता है। अगर एक फादर है, उसके चार बेटे हैं, तो चारों बेटे अलग अलग रहते हैं, सेपरेट रहते हैं। ठीक है, डिवाइड हो चुकी है फैमिली। तो ये मिताक्षरा एंड दया भागा बहुत पहले फॉलो होता था, जब लोग जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में रहते, जॉइंट हिंदू फैमिली में रहते थे, सारे लोग मिलकर रहते थे। अगर एक फादर है, उसके चार बेटे हैं, चार बेटे के फिर उनके अलग अलग बेटे या बेटी हैं, सारे लोग साथ में रह रहे हैं, तो वहाँ पे ये जो कंसेप्ट था स्कूल ऑफ हिंदू लॉ का फॉलो होता था। बट आज का टाइम ये नहीं है, बस सिर्फ थियोरेटिकली हमें पढ़ना है। मिताक्षरा मोस्ट ऑफ द पार्ट में फॉलो होता है, वेस्ट बंगाल एंड असम में फॉलो नहीं होता है। दया भागा बंगाल एंड असम में फॉलो किया जाता है। ठीक है, एक विजयनश्वरा एक पर्सन थे, ठीक है, जिन्होंने ये मिताक्षरा को डिस्कवर किया था। एंड जिमुत वाहना एक पर्सन थे जिन्होंने, ये फाउंडर थे मिताक्षरा एंड दया भागा के। ठीक है, मिताक्षरा बोलता है कि जो जैसे ही कोई आप सन है कि आप मतलब जो भी पर्सन उस घर में पैदा लेगा, उसे उसका बाय बर्थ ही उसको उसकी जो प्रॉपर्टी है उसका उसमें उसका हिस्सा मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ही अगर चार लोग रह रहे हैं, ठीक है, चार लोगों में चीज़ें डिवाइड हो रही है, अगर एक बच्चा और पैदा होता है तो अब वो चीज़ें पाँच लोगों में डिवाइड होगी। ठीक है, जैसे ही वो पर्सन बर्थ होता है उसको प्रॉपर्टी में जो इंटरेस्ट होता है बाय बर्थ हो जाता है।
ठीक है। और यहाँ पे जो एंसेंटल्स की प्रॉपर्टी होती है, पूर्वज की जो प्रॉपर्टी होती है, उसमें भी उसका हिस्सा हो जाता है, ठीक है। बट दया भागा में ऐसा नहीं होता। दया भागा में जो हमने देखा था कि यहाँ पे सन क्या करता है, प्रॉपर्टी एक्वायर करता है जैसे ही उसका बर्थ होता है, बाय बर्थ, ठीक है। बट दया भागा में ऐसा नहीं होता। ओनली जो उसका एंसेंटल्स की प्रॉपर्टी में बाय बर्थ नहीं आता, बट ओनली आफ्टर द फादर, जैसे फादर की डेथ हो जाती है तभी उसको उसमें हिस्सा मिलता है, ठीक है। डिफरेंस देख लेते हैं। मिताक्षरा में जो सन को इंटरेस्ट जो मिलता है प्रॉपर्टी में बाय बर्थ मिल जाता है, बट दया भागा स्कूल में ऐसा नहीं होता। ओनली आफ्टर द फादर की अगर डेथ होगी तो ही उसका जो बेटा है उसको उसको उसका उसके फादर का जो भी इंटरेस्ट है, जो भी प्रॉपर्टी में हिस्सा वो मिलेगा, ठीक है। पार्टीशन जो है मिताक्षर में कभी भी हो सकता है। यहाँ पे पार्टीशन ओनली आफ्टर द फादर की डेथ के बाद ही पार्टीशन होगा, उससे पहले पार्टीशन नहीं होगा। यहाँ पे डॉटर को लिमिटेड राइट दिया गया है, ठीक है। जैसे ये हिंदू मैरिज एक्ट, सबसे पहले सॉरी हाँ यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे मिताक्षरा स्कूल में डॉटर को लिमिटेड राइट दिया गया है, और दया भागा स्कूल में डॉटर्स को इनहेरिटेंस दी जाती है, प्रॉपर्टी में हिस्सा उनको दिया जाता है। एक्सप्लेन द सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी क्या होता है एंड जॉइंट फैमिली स्टेट क्या होता है। पहली बात तो समझ लेते हैं कि जॉइंट फैमिली स्टेट आज के टाइम पे फॉलो नहीं होता है। मैंने पहले बोला कि आज के टाइम पे सारे लोग अलग अलग रहते हैं, सेपरेट होकर रहते हैं, ठीक है, साथ में कोई नहीं रहता है। तो जॉइंट हिंदू फैमिली या फिर जॉइंट फैमिली स्टेट कोई भी कंसेप्ट आज के टाइम पे लागू नहीं होता है, ठीक है। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है, सपोज मैं सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी मैंने अपने पैसे से पैसे मैंने अर्न किए, हार्ड एंड मनी अर्न की, और मैंने एक फ्लैट परचेज किया, फिर मैंने एक प्रॉपर्टी परचेज की, ठीक है। उसी को कहते हैं सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। सिंपल मैंने अपने पैसे से, जिसमें जो बाकी लोग हैं या फिर घर के बाकी लोग, उसमें उनका हिस्सा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो मैंने खुद के लिए खरीदी है, खुद के एफर्ट से खरीदी है, ठीक है। ना तो मेरे को मेरे एंसेंटल्स, मेरे पूर्वज से वो प्रॉपर्टी मिली है, मैंने खुद पैसे कमाए और पैसे से किसी के थ्रू वो प्रॉपर्टी खरीदी, उसे कहते हैं सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। जॉइंट फैमिली स्टेट मतलब ऐसे स्टेट जो कि एंसेटल्स की प्रॉपर्टी है, तुम्हारे पूर्वज की प्रॉपर्टी है, जिसमें अगर 4 लोग हैं, 4 भाई है, तो चारों भाइयों का हिस्सा होता है, इसे कहते हैं जॉइंट फैमिली स्टेट, ठीक है। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी मींस प्रॉपर्टी विच इज ऑब्टेन बाय द इंडिविजुअल थ्रू देयर ओन एफर्ट के थ्रू, नॉट इनहेरिटेंस नहीं हुआ उसका इंटरेस्ट से प्रॉपर्टी, ठीक है। सोर्स किया तो प्रॉपर्टी को वो खुद से परचेस करेगा अपनी अर्निंग से, या तो उसको कहीं से गिफ्ट मिल रहा है, या तो प्रॉपर्टी जो इनहेरिटेंस हुए इनहेरिटेड हुई है मैटरनल साइड से, मैटरनल साइड मतलब उसके सास ससुर की साइड से या फिर मामा मम्मी की साइड से हुई है। प्रॉपर्टी उसने एक्वायर किया बाय द स्किल, प्रोफेशन या इम्प्लॉयमेंट के थ्रू, ऐसी प्रॉपर्टी को सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पे उसका क्या राइट होता है? फुल राइट होता है, उसको सेल कर सकता है, गिफ्ट कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, मॉर्गेज कर सकता है, ठीक है, जो भी चाहे वो कर सकता है। फैमिली मेंबर का उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी राइट नहीं होता है, ठीक है। जॉइंट फैमिली स्टेट मैंने ऑलरेडी बोला, जो ऐसी प्रॉपर्टी जो कि इनहेरिटेड होती है फ्रॉम द 4 जनरेशन, मतलब तुम्हारी एंसेंट्रल से प्रॉपर्टी, कहता है ना कि ये ज़मीन हमारे दादा की है, हवेली हमारी दादा की है, इसमें 4 बेटे हैं, चारों का हिस्सा होगा, ठीक है। ऐसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है एंसेंट्रल प्रॉपर्टी या फिर जॉइंट फैमिली स्टेट, ठीक है। डिफरेंस देख लेते दोनों में। ये जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है एक इंडिविजुअल एक्वायर करता है, और जॉइंट फैमिली बिजनेस कलेक्टिवली फैमिली मेम्बर इसको ओन करते हैं। अगर आपको जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी जो है उसको बेचना है, ट्रांसफर करना है या फिर प्लस मॉर्गेज करना है, तो आपको सारे मेंबर्स, यहाँ पे फैमिली मेंबर्स को को पार्टनर बोला जाता है, को पार्टनर, ठीक है। सारे मेंबर के कंसेंट चाहिए आपको, बट यहाँ पे आपकी खुद की प्रॉपर्टी, आप उसको सेल करो, ट्रांसफर करो, मॉर्गेज करो, विदाउट कंसेंट, किसी का कंसेंट रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी होती है ऑटोमेटिकली ट्रांसफर नहीं होती फैमिली मेंबर को, बट यहाँ पे जो प्रॉपर्टी होती है ऑटोमेटिकली आपके जो भी आपके खानदान में लोग होंगे, आपके दादा से प्रॉपर्टी आपके पापा को मिली होगी, पापा से प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। इस तरीके से प्रॉपर्टी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी या फिर जॉइंट फैमिली स्टेट्स में डिवाइड होते रहता है। एक्सप्लेन द पार्टीशन। पार्टीशन क्या होता है? पार्टीशन मतलब होता है डिवीजन, ठीक है। आपकी डिवीजन हमेशा सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में नहीं होता। सपोज मेरे फादर के पास जो प्रॉपर्टी है वो उसका डिवीजन ऐसे नहीं होगा, वो उसी प्रॉपर्टी को अब मेरे चाचा को भी मिलेगी, ठीक है, मेरे दादा को भी मिलेगी, मेरे मामा को भी मिलेगी। इस तरीके से डिवीजन नहीं होता है। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में पार्टीशन नहीं होता। पार्टीशन हमेशा कौन सी किस्म होता है? जो एंसेटल्स की प्रॉपर्टी है, ठीक है, फैमिली प्रॉपर्टी है, उसी में पार्टीशन होता है। पार्टीशन 4 तरीके से हो सकता है। अग्रीमेंट के थ्रू सारे लोग बैठे और साथ में आए, अग्रीमेंट के उसके थ्रू पार्टीशन, या फिर कोई को पार्सन फैमिली मेंबर, सन, ग्रैंडसन या फिर ग्रेट ग्रैंडसन डिमांड करके कि हमें पार्टीशन करना है लीगली तरीके से, या फिर कोर्ट में सूट फाइल करके हमें पार्टीशन करना है, या फिर विल के थ्रू, कोई विल है जो दादाजी बना के गए थे उसमें सारा कुछ लिखा हुआ था किस तरीके से पार्टीशन होगा। ये 4 तरीके से जो प्रॉपर्टी है एंसेटल्स की प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसका पार्टीशन हो सकता है। कौन सी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पार्टीशन, ठीक है, सारे लोग सेपरेट हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, अलग अलग रहेंगे, सीजेस टू एक्सिस्ट, जॉइंट फैमिली नहीं रहेगी, ठीक है। उसके बाद जो अमेंडमेंट एक्ट 2005 है, ठीक है, हिंदू का, उसमें डॉटर्स को भी कुछ हमें दिया गया है। अगर डॉटर्स अगर डिमांड करें प्रॉपर्टी तो उसको उनको भी दिया जाएगा। एक्सप्लेन द रिलीजियस एंडाउमेंट। रिलीजियस एंडाउमेंट मतलब ऐसे एंडाउमेंट जो कि या फिर ऐसी प्रॉपर्टी, ठीक है, रिलीजियस एंडाउमेंट को हम रिलीजियस प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। ऐसी प्रॉपर्टी जो कि डायरेक्टली, ठीक है, किसके लिए डेडिकेटेड है? प्रॉपर्टी जो कि रिलीजियस पर्पस के लिए या फिर किसी चैरिटेबल पर्पस के लिए डेडिकेटेड है। सपोज एक मंदिर है, मंदिर में एक तालाब है, तालाब का वो पूरा एरिया वो मंदिर का है, तो उसे रिलीजियस एंडाउमेंट कहा जाएगा। वो पूरा मंदिर ही रिलीजियस एंडाउमेंट कहा जाएगा, ठीक है। मंदिर में जो सीढ़ियाँ हैं वो भी रिलीजियस एंडाउमेंट का ही पार्ट है, वो मंदिर का ही पार्ट है, ठीक है। तो ऐसे एंडाउमेंट या फिर ऐसी प्रॉपर्टी को रिलीजियस एंडाउमेंट कहा जाता है, ठीक है। कोई चैरिटेबल पर्पस है, ठीक है, चैरिटेबल पर्पस के लिए कोई प्रॉपर्टी आपको दी गई तो वो भी रिलीजियस एंडाउमेंट का पार्ट होगा। सपोज एक ना NGO है या फिर एक ट्रस्ट है, ठीक है, जिसके पास एक बिल्डिंग है, वो उस बिल्डिंग में क्या करती है, वो
उस बिल्डिंग में एनजीओ का काम क्या है, कपड़े बनाना, कपड़े बना के जो गरीब लोग हैं जिनके पास कपड़े नहीं है उनको कपड़े डिस्ट्रीब्यूट करना एट अ फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो वो उनकी पूरी बिल्डिंग जो है रिलीजियस एंडाउमेंट का पार्ट होगा। ठीक है, टाइप ऑफ रिलीजियस एंडाउमेंट मतलब पब्लिक एंडाउमेंट या फिर प्राइवेट एंडाउमेंट। पब्लिक एंडाउमेंट मतलब ऐसा एंडाउमेंट जहाँ पे जो बेनिफिशियरी है, बेनिफिशियरी मतलब उस रिलीजियस एंडाउमेंट से जो बेनिफिट मिलने वाला है, जो बेनिफिशियरी है वो अनसर्टेन है, पता नहीं है ना मंदिर में कौन आएगा कौन नहीं आएगा, कितने लोग आएंगे, किसको उससे बेनिफिट मिलेगा किसको उससे बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ऐसे एंडाउमेंट को बोला जाता है पब्लिक एंडाउमेंट, जहाँ पे बेनिफिशियरी सर्टेन नहीं होते हैं। ठीक है, डेडिकेट फॉर द पब्लिक रिलीजियस पर्पस लाइक टेम्पल्स हैं, ट्रस्ट है, चैरिटीज़ है। प्राइवेट जो एंडाउमेंट होते हैं जो वो वहाँ पे जो बेनिफिशरीज हैं उस एंडाउमेंट से जो बेनिफिट मिलने वाले लोगों को वो सर्टेन होते हैं। ठीक है, फैमिली मेम्बर्स या फिर प्राइवेट रिलीजियस वर्कशिप के लिए बनाए जाते हैं, जो उनसे बेनिफिट मिलने वाले जिनको बेनिफिट मिलने वाला बहुत ही लिमिटेड लोग होते हैं। ऐसे एंडाउमेंट को बोला जाता है प्राइवेट एंडाउमेंट। असेंशियल फीचर क्या है रिलीजियस एंडाउमेंट का, डेडिकेटेड प्रॉपर्टी होती है उस रिलीजियस पर्पस के लिए, उस चैरिटेबल पर्पस के लिए परमानेंटली एक लॉफुल रिलीजियस पर्पस होना चाहिए। एंड ट्रस्टी एंड मैनेजर को अपॉइंट किया जाता है उस प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। एग्जाम्पल दिया है लाइक तिरुपति बालाजी सिद्धिविनायक टेम्पल और चैरिटेबल ट्रस्ट में रनिंग एजुकेशनल एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड फंड्स जो कि हम रिलीजियस रिचुअल्स फेस्टिवल्स के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट डिस्कस द वेरियस स्कूल ऑफ लॉ, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि स्कूल ऑफ लॉ में 2 पार्ट में डिवाइड किया, थोड़ा सा और देख लेते हैं यहाँ पे। स्कूल ऑफ लॉ जो हमारी श्रुति वेद है, स्मृति मनुस्मृति है, यजुर्वेद स्मृति है, कमेंट्रीज है जो डाइजेस्ट है, गरुड़ पुराण और शिव पुराण, इस तरीके से डाइजेस्ट बनाई गई, कमेंट्रीज बनाई गई, इनके बेसिस पे स्कूल ऑफ लॉ को डिवाइड किया गया। ये जो यजुर्वेद स्मृति है ना, इसका बहुत मेजर रोल है हिंदू लॉ को डिवाइड करने में, यजुर्वेद स्मृति। ठीक है, 2 मेन है, मिताक्षरा एंड दयाभागा। ठीक है, तो हमने देखा कि कमेंट्री जो है यजुर्वेद स्मृति जो कि विजयनेश्वरा ने दी थी, एक स्कॉलर थे उस चालुक्य डायनेस्टी के टाइम पे। ठीक है, और हमने ऑलरेडी देख चुका है कि ये जो मिताक्षर है पूरे इंडिया में फॉलो होता है एक्सेप्ट द वेस्ट बंगाल एंड आसाम में। बट जो दयाभागा है ये बंगाल एंड आसाम में फॉलो होता है। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है बाय बर्थ आपको प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल जाता है, बट दयाभागा में ऐसा नहीं होता, जैसे आपके फादर की डेथ तब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। ठीक है, इस तरीके से कुछ डिफरेंस है। मिताक्षरा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में रिपीटेडली पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, वट आर द नेचुरल गार्जियन, नेचुरल गार्जियन फॉर एक अगर हिंदू माइनर है, माइनर मतलब ऐसा पर्सन जो कि मेजर नहीं है, मेजर मतलब ऐसा पर्सन जिसका एज 18 साल से, माइनर की कोई डेफिनेशन माइनर में लिखा है ऐसा पर्सन जो मेजर नहीं है, मेजर मतलब ऐसा पर्सन जो कि 18 साल से 18 उसकी एज कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है, तो नेचुरल गार्जियन कौन माना जाएगा, अगर कोई हिंदू है, माइनर क्या है, हिंदू है, उसके इसमें नेचुरल गार्जियन किसको अपॉइंट किया जाएगा और उस गार्जियन की क्या क्या पावर रहेगी। तो पावर देख लेते हैं। कोई भी गार्जियन की पावर ये है कि उस माइनर को, उस 18 साल से कम उम्र के बच्चे को कस्टडी में लेना है, टेक केयर करना है, वेलबिंग एजुकेशन एंड मेडिकल केयर का ध्यान रखना है। उसकी प्रॉपर्टी अगर कोई उसका हिस्सा है, उसकी प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा है तो उसको हिस्से को भी मैनेज करना है, एडमिनिस्टर करना है। ठीक है, लीगल रिप्रेजेंटेशन करना, अगर कोई केस फाइल करना है उसके वो चाहता है तो उसके पेरेंट्स उसके बेhalf पे केस फाइल करेंगे। कोई राइट नहीं होता ओवर द जॉइंट फैमिली। ठीक है, जॉइंट फैमिली बिजनेस सॉरी जो नेचुरल गार्जियन जो होते हैं, ठीक है, उनके पास नो राइट ओवर द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। नेचुरल गार्जियन कैन नॉट डिस्पोज द माइनर की प्रॉपर्टी को डिस्पोज नहीं कर सकते। ठीक है, वो क्योंकि माइनर का ही राइट होता है। ठीक है, अब नेचुरल गार्जियन होते कौन है पहले देख लेते हैं। ठीक है, मतलब अगर हिंदू है और माइनर बॉय है या फिर अनमैरिड गर्ल है तो उसके फादर उसके फर्स्ट नेचुरल गार्जियन माने जाएंगे। ठीक है, अगर फादर नहीं है तो उसके मदर उसकी फर्स्ट नेचुरल गार्जियन मानी जाएगी। ठीक है, अगर मदर इज ऑल्सो नेचुरल गार्जियन इफ फादर इज एब्सेंट, अगर फादर एब्सेंट है या फिर डिस्क्वालीफाइड है या फिर अनविलिंग है तो मदर उसके नेचुरल गार्जियन माने जाएंगे। ठीक है, अगर कोई हिंदू है, माइनर मैरिड गर्ल है, ठीक है, माइनर मैरिड गर्ल है, यहाँ पे माइनर बॉय और अनमैरिड गर्ल की बात हो रही है तो उसके फादर और मदर नेचुरल गार्जियन माने जाएंगे। अगर कोई मैरिड गर्ल है हिंदू, ठीक है, जो कि माइनर है, उस केस में हस्बैंड जो होगा उसका नेचुरल गार्जियन माना जाएगा। अगर फॉर इलेजिटिमेट चाइल्ड है तो उसकी मदर ही नेचुरल गार्जियन मानी जाएगी। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द जनरल रूल ऑफ सक्सेशन इन द केस ऑफ मेल्स। सक्सेशन मतलब होता है प्रॉपर्टी को ट्रांसफर होना। ठीक है, आपके फादर से प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर होगी, आपके फादर को जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी आपके ग्रैंड फादर से ट्रांसफर हुई होगी। ठीक है, तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 बात करता है सक्सेशन के बारे में। सपोज मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है या फिर, ठीक है, और मैंने कोई विल नहीं बनाया था। ठीक है, विल नहीं बनाया था कि मेरी प्रॉपर्टी को किस तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी किसको मिलेगी। ठीक है, अगर कोई हिंदू मेल है तो उसकी प्रॉपर्टी का जो सक्सेशन होगा वो किसको मिलेगा। ठीक है, अगर क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 में डिवाइड किया गया, क्लास 5 भी है, सॉरी, हाँ, क्लास 5 में लास्ट में गवर्नमेंट को मिल जाता है। ठीक है, क्लास 2, ठीक है, और क्लास 3 है थर्ड प्रेफरेंस या फोर्थ प्रेफरेंस, ठीक है, या फिर फिफ्थ प्रेफरेंस। इस तरीके से प्रेफरेंस डिवाइड की गई है कि प्रॉपर्टी किसको मिलेगी। सबसे पहले अगर आपकी प्रॉपर्टी बहुत सारी है, आपने विल नहीं बनाया कि प्रॉपर्टी का किस तरीके से डिस्पोज किया जाएगा, तो वो प्रॉपर्टी सबसे पहले या तो आपकी जो वाइफ होगी विडो उसको, या फिर सन्स और डॉटर, ठीक है, या वाइफ को मिलेगा, वाइफ नहीं है तो आपके बेटी को मिलेगा, या आपकी मदर को मिलेगा, या फिर चिल्ड्रन ऑफ प्री डिसीज सन या डॉटर। ठीक है, चिल्ड्रन या फिर प्री डिसीज सन या डॉटर आपके घर है। अगर क्लास 1 नहीं है, ठीक है, क्लास 1 है तो क्लास 1 को मिल जाएगा, क्लास 1 नहीं है, क्लास 1 इज नॉट प्रेजेंट नहीं है, फिर है ही नहीं क्लास 1, ठीक है, इन लोगों में से कोई भी नहीं है तो आपके जो फादर हैं उनको मिला जाएगा, या फिर ग्रैंड चिल्ड्रन अगर हैं, ठीक है, तो उनको मिल जाएगा, या फिर आपके सिबलिंग्स हैं, भाई बहन है तो उनको मिल जाएगा। ठीक है, अगर क्लास 2 भी नहीं है तो क्लास 3 में आपके फादर के ब्रदर,
आपके चाचा, आपके फादर के फादर, ठीक है, मतलब आपके दादा, आपके फादर के ब्रदर के सन, ठीक है, आपके फादर के ब्रदर के सन, मतलब आपका जो भी भाई होगा, चचेरा भाई, उसको मिल जाएगा, ठीक है। अगर थर्ड प्रेफरेंस में नहीं है तो फोर्थ प्रेफरेंस में आपके मदर के भाई, आपके मामा, आपके मदर की सिस्टर, आपकी मामी, सॉरी मौसी, ठीक है। फिफ्थ प्रेफरेंस अगर ये चारों प्रेफरेंस में से कोई भी अवेलेबल नहीं आता, आपकी प्रॉपर्टी किसको मिल जाएगी, गवर्नमेंट को मिल जाएगी। नेक्स्ट है हु कैन अपॉइंट अ टेस्टामेंट्री गार्जियन। टेस्टामेंट्री गार्जियन मतलब होता है टेम्परेरी गार्जियन, ठीक है, प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए। एंड वट आर देयर पावर, उनकी पावर क्या है, टेस्टामेंट्री गार्जियन क्या होता है, उनके पावर क्या है। एंड कहना गार्जियन भी अपॉइंटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द अनडिवाइडेड इंटरेस्ट, कि गार्जियन को भी अपॉइंट किया जा सकता है कि अनडिवाइडेड इंटरेस्ट ऑफ द माइनर, ठीक है। सपोज एक 4 लोग हैं एक जॉइंट हिंदू फैमिली में, 4 जॉइंट हिंदू फैमिली में से एक पांचवा भी है बट वो माइनर है, उसके जो फादर मदर है वो नहीं है, ठीक है, बट वो माइनर है, उसके फादर मदर नहीं है, और बट 4 लोग हैं वो मेजर हैं, बाकी एक पांचवा बंदा जो माइनर है, ठीक है, पांचवा बंदा जो फादर मदर है वो नहीं रहे। तो वो माइनर के लिए टेस्टामेंट्री गार्जियन कौन अपॉइंट करेगा, टेम्परेरी गार्जियन कौन अपॉइंट करेगा जब तक वो मेजर नहीं हो जाता, और उस टेस्टामेंट्री गार्जियन की क्या क्या पावर है, एंड गार्जियन को क्या प्रॉपर्टी का हिस्सा दिया जाएगा अनडिवाइडेड इंटरेस्ट का माइनर का, ठीक है। देख लेते हैं हु कैन अपॉइंट, अपॉइंट कौन करेगा। सबसे पहले टेस्टामेंट्री गार्जियन इस या तो विल, जो विल बनाई गई है उसको उसमें उसका टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट किया जाएगा, और वही बंदा, ठीक है, नेचुरल गार्जियन के बाद वो जो टेम्परेरी गार्जियन या फिर टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट हुआ है वो प्रॉपर्टी के टेक केयर करेगा, माइनर के टेक केयर करेगा, ठीक है। अंडर द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 में बताया गया कि ओनली जो नेचुरल गार्जियन आपके मदर फादर वही आपके टेस्टामेंट्री गार्जियन होंगे। अगर वो नहीं है तो फादर अलाइव हैं तो ही कैन अपॉइंट, अगर वो किसी और को टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट करता है तो वो होगा। अगर फादर नहीं है तो जो मदर है वो नेचुरल गार्जियन माने जाएंगे। अगर मदर भी अलाइव हैं, अगर वो किसी और को से रीमैरी करती है बाद में, ठीक है, तो जो टेस्टामेंट्री गार्जियन, जो टेम्परेरी गार्जियन का जो रोल है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगा कि आपका जो टेम्परेरी गार्जियन है वो कौन होगा। पावर क्या है टेस्टामेंट्री गार्जियन का, जो भी माइनर होगा, जो बच्चा होगा, उसको आपको कस्टडी में लेना है, टेक केयर करना है, प्रॉपर्टी उसकी जो भी है उसका मैनेज करना है, लीगल रिप्रेजेंटेशन अगर कुछ है तो वो भी केस फाइल करना चाहता है माइनर तो बिल्कुल जो उसके गार्जियन होंगे उनके भी यहाँ पे वो केस फाइल करेगा, एंड एज ए ट्रस्टी एक्ट करेंगे। क्या नाम गार्जियन भी अपॉइंटेड एज अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन द जॉइंट फैमिली, नो, गार्जियन को उस माइनर का हिस्सा नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। वो बस टेक केयर करने के लिए, उस प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर करने के लिए वो अपॉइंट हुए। जैसे वो पर्सन मेजर होता है उनका जो गार्जियन का रोल खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्यों, हिंदू लॉ में जो करता होता है वही हेड ऑफ द फैमिली होता है, मैनेज करता है। माइनर का जो इंटरेस्ट होता है वो फैमिली प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। एक्सेप्शन केसेस में जो कोर्ट है गार्जियन अपॉइंट करती है। व्हाट आर द कंडीशन फॉर द वैलिड हिंदू मैरिज, एक वैलिड हिंदू मैरिज के लिए क्या कंडीशन है, ठीक है। वैलिड हिंदू मैरिज के लिए क्या कंडीशन है, क्या मैरिज टेक प्लेस हो सकती है डिफरेंट कास्ट में, ठीक है। क्या ना हिंदू बॉय क्या हिंदू बॉय किसी क्रिश्चियन गर्ल से मैरिज कर सकता है, ठीक है। देखते हैं एक बार, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि जो मैरिज इन द हिंदू इज वेरी सीक्रेट बॉन्ड रेदर देन जस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 बोलता है कंडीशन फॉर द वैलिड हिंदू मैरिज, कंडीशन फॉर द वैलिड हिंदू मैरिज में कंडीशन क्या है, सबसे पहले जो दोनों पार्टी हिंदू होनी चाहिए, ठीक है। ये जो एक्ट है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 ये हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन्स और सिख्स पे अप्लाई होता है, ठीक है। अगर जो पार्टी के टाइम पे जो पार्टीज़ हैं वो शादी के टाइम पर अगर हिंदू नहीं है तो ये जो मैरिज है वो वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है। नीदर पार्टी शुड बी लिविंग, दोनों पार्टी में से कोई किसी का एक स्पाउस नहीं होना चाहिए ऑलरेडी, मतलब आपके हस्बैंड या फिर आपकी वाइफ है ऑलरेडी होते हुए आप शादी कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब बाइगेमी इज प्रोहिबिटेड। सेक्शन 11 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट बताता है। मेंटल कैपेसिटी होनी चाहिए, दोनों पार्टी मेंटली कैपेबल होनी चाहिए, इनकैपेबल नहीं होनी चाहिए, साउंड माइंड होनी चाहिए, मेंटली डिसऑर्डर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैरिजेबल एज होनी चाहिए दोनों की, जो भी एज डिसाइडेड है यहाँ पे जो एज है वो ना ही बढ़े तो अच्छा है, ये बहुत एज कंप्लीट नहीं दी हुई है, चेंज हो गई एज, ठीक है। प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, ऐसे किसी भी रिलेशनशिप में नहीं होनी चाहिए जो कि प्रोहिबिटेड है बिफोर द लॉ, ब्रदर सिस्टर अंकल नीस या फिर फर्स्ट कजन, ऐसे इस तरह के कोई भी रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए। स्पिंदर रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए, स्पिंदर रिलेशनशिप मतलब दोनों के जो वर और वधु है दोनों के जो एंसेंट्रल्स हैं वो सेम है, पूर्वज सेम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या डिफरेंट कास्ट में शादी हो सकती है, तो बोला कि हाँ बिल्कुल हो सकती है, टू डिफरेंट कास्ट में शादी बिल्कुल हो सकती है। सोशल कॉन्टैक्ट, कास्ट इज़ अ सोशल कॉन्टैक्ट, इधर यहाँ पे कोई लीगल इशू नहीं है, ठीक है। स्पेशल मैरिज एक्ट बोलता है कि अगर फैमिली अप्रूव नहीं करती है इंटरकास्ट मैरिज, ठीक है, देन ये स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में ये अपने आपको रजिस्टर करवा सकते हैं और रिकॉग्नाइज कर सकते हैं इंटरकास्ट मैरिज एज ए वैलिड। गवर्नमेंट स्कीम भी लाइक गवर्नमेंट कहती है अगर आप इंटरकास्ट मैरिज करते हो तो हम आपको कुछ स्कीम देंगे, कुछ पैसे देंगे, ठीक है। राजस्थान में अप्लाई भी होता है। क्या हिंदू बॉय क्रिश्चियन से शादी कर सकता है क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट में 1955 में क्रिश्चियन को कवर नहीं किया गया, ठीक है। हिंदू, जैन, सिख को कवर किया गया बट क्रिश्चियन को कवर नहीं किया गया, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पायस ऑब्लिगेशन, पायस ऑब्लिगेशन मतलब होता है एक रिलीजियस ड्यूटी होती है, मतलब जैसे फादर का जो डेट है, सपोज फादर के ऊपर बहुत ज़्यादा डेट था, अब फादर साहब नहीं रहे तो उनकी जो डेट है उसको कौन फुलफिल करेगा, उसका जो बेटा होगा वही पर्सन क्या करेगा, उनके डेट को क्या करेगा, पे ऑफ करेगा,
ठीक है। बट वो जो डेट है वो इमोरल या फिर इलीगल नहीं होनी चाहिए, ऐसे डेट को बोला जाता है पायस ऑब्लिगेशन। ठीक है। ऑफ हिंदू सन टू पे डेट फादर्स प्री पार्टीशन डेट। ठीक है। हिंदू लॉ में सन के पास एक रिलीजियस ड्यूटी होती है कि जो भी फादर का जो डेट है उसको पे ऑफ करना है, पे ऑफ द फादर्स डेट, प्रोवाइड जो डेट है इमोरल और इलीगल तरीके से नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये कंसेप्ट इसलिए होता है कि अगर आपने अपने फादर के जो डेट है वो पे नहीं किए तो उनको मोक्ष नहीं मिलेगा, मोक्ष की प्राप्ति नहीं मिलेगी, अटेनिंग द सेल्वेशन नहीं मिलेगा। स्कोप ऑफ द पायस डेथ में क्या स्कोप है, ओनली अप्लाइज टू द प्री पार्टीशन डेट के लिए ही, जो वो उसका जो सन हो वो लाइबल होगा। प्री पार्टीशन, पार्टीशन से पहले अगर कोई डेट है तो वही लाइबल होगा। ठीक है। डज नॉट अप्लाई इलीगल डेट, अगर कोई है उस केस में उसकी लाइबिलिटी अराइज नहीं होती उसके सन की। ठीक है। सन जो अपने पर्सनल कैपेसिटी से पे नहीं करेगा, फैमिली की जो प्रॉपर्टी उसी से डिस्ट्रीब्यूट करेगा। प्रोविजन बताना आपको मेंटेनेंस ऑफ द वाइफ को मेंटेनेंस देने की बात हो रही है। यहाँ पे डाइवोर्स की बात नहीं हो रही है, डाइवोर्स के बाद की मेंटेनेंस की बात नहीं हो रही है, वाइफ आपके साथ रह रही है तब की मेंटेनेंस की बात हो रही है। ठीक है। और बोला व्हेन कैन शी क्लेम सेपरेट रेसिडेंस एंड मेंटेनेंस। अब ये जो मेंटेनेंस है ये डाइवोर्स के बाद की मेंटेनेंस है। ठीक है। तो हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 बात करता है कि वाइफ के बाद लीगल राइट है मेंटेनेंस का, कि वो अपने हस्बैंड से फूड, क्लोथिंग, रेसिडेंस, मेडिकल एक्सपेंस एंड बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए पैसे मांग सकती है, या फिर मेंटेनेंस के लिए कुछ और भी मांग सकती है। ठीक है। राइट ऑफ द मेंटेनेंस, वाइफ के पास एक राइट एंटाइटल टू मेंटेन फ्रॉम द हस्बैंड एज लॉन्ग एज शी फेथफुल एंड लिव्स विद हिम। जैसे उसके साथ रहती है तो वाइफ के पास एक राइट है कि वो मांग सकती है, और हस्बैंड की ड्यूटी बनती है कि वो अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देगा। अगर वाइफ हस्बैंड रिफ्यूज़ करता है या नेग्लेक्ट करता है उसको मेंटेन करने में, तो शी कैन फाइल पिटीशन बिफोर द कोर्ट कि ये हस्बैंड मेरे को मेंटेनेंस नहीं दे रहा है। ठीक है। ये तब की बात है जब वाइफ साथ में रह रही है। व्हेन कैन शी क्लेम सेपरेट रेसिडेंस एंड मेंटेनेंस, कब वो सेपरेट रेसिडेंस या फिर बोल सकती है मेरे को अलग रहना है, या फिर मेरे को अलग रह के मेरे को मेंटेनेंस भी अलग चाहिए। सेक्शन 18(2) बात करता है ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, सॉरी अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट 1952। ठीक है। बोलता है कि कब जो वाइफ है वो सेपरेट मेंटेनेंस मांग सकती है, सेपरेट रेसिडेंस मांग सकती है। ठीक है। अगर हस्बैंड ने उसे डिसर्ट किया है, ठीक है, ठेस पहुंचाया हुआ, क्रूलिटी की उसके साथ में, स्ट्रीट किया है, मारा पीटा, या फिर बायोकेमी, हस्बैंड ने किसी और लड़की के साथ रिलेशनशिप में आ गया आपकी शादी के बाद, ठीक है, आपके वाइफ के होते हुए, या हस्बैंड इज सफरिंग फ्रॉम द वर्लुएंट डिजीज़, किसी बहुत ही बुरी बीमारी से हस्बैंड सफ़र कर रहा है, या फिर हस्बैंड इज इन्वॉल्व इन इमोरल एक्ट, ठीक है, इमोरल एक्ट जो कि सही नहीं है, एनी अदर वैलिड रीज़न अंडर द हिंदू लॉ, उस केस में जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड से बोल सकती है कि मुझे डाइवोर्स चाहिए, या फिर सेपरेट रेसिडेंस चाहिए, फिर मेंटेनेंस चाहिए साथ में। ठीक है। एक्सप्लेन द जनरल रूल ऑफ सक्सेशन में हमने देखा अगर कोई मेल है जो कि विल नहीं बनाया, ठीक है, विदाउट अ विल, और वो जो बंदा चला गया तो उसकी प्रॉपर्टी को कैसे इंटरस्टेट किया जाएगा, कैसे ट्रांसफर किया जाएगा, हमने देखा क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 है, क्लास 4, क्लास 5 है, इस तरीके से प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही रिपीटेटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, एग्नेट एंड कॉग्नेट में डिफरेंस बताना है। ठीक है। डिफरेंस नहीं दिखा, कोई बात नहीं। ठीक है। एग्नेट मतलब होता है ऐसा रिलेशनशिप जो आपके मेल्स के थ्रू डिफर करता है, मतलब आपके साइड अगर आप मेल हो तो आपके फादर के साइड के जितने भी लोग हैं, ठीक है, उसके रिलेशनशिप को बोलते हैं एग्नेट रिलेशनशिप। कॉग्नेट रिलेशनशिप मतलब आपके वाइफ की तरफ के जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, ठीक है, मतलब आपके वाइफ की तरफ से अगर जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, ठीक है, आपके वाइफ के फादर, आपके वाइफ की मदर, आपकी वाइफ के सिस्टर, ठीक है, जितने भी फैमिली मेम्बर है वो कॉग्नेट रिलेशनशिप में बोला जाता है। ठीक है। एग्नेट मतलब होता है इज अ पर्सन इज कॉल्ड एग्नेट इफ दे आर रिलेटेड टू द अनदर पर्सन्स मेल ओनली। ठीक है। लाइक फादर साइड या फिर पैटर्नल, फॉर एग्जांपल अ सन, अ ग्रैंड सन, अ ब्रदर, अंकल, अ कजन, ठीक है, इनको एग्नेट रिलेशनशिप बोलते हैं। कॉग्नेट रिलेशनशिप मतलब दे आर रिलेटेड टू अनदर पर्सन थ्रू फीमेल, मीन्स द रिलेशनशिप इज ट्रेस्ड थ्रू द मदर्स, मम्मी के साइड की रिलेशनशिप होती है। ठीक है। लाइक तो आपके मामा जी, आपकी मामी जी, ठीक है, इस तरीके से रिलेशन, आपके नाना जी, आपकी नानी जी, तो इसको बोलते हैं कॉग्नेट रिलेशनशिप। व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। जॉइंट हिंदू फैमिली या फिर अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली बिजनेस आज के टाइम पे कंसेप्ट नहीं होता है, बहुत ही 1%, 2%, 3% बोल सकता हूँ। पहले का टाइम पे ऐसा होता था, क्यों? पहले लोग सारे लोग साथ में रहते थे, अब सब लोग डिवाइड हो चुके हैं, अलग अलग रहते हैं, इसलिए जॉइंट हिंदू फैमिली का जो कंसेप्ट है वो आता ही नहीं है। फिर भी पढ़ लेते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली मतलब ऐसा फैमिली जहाँ पे 4 लोग हैं, 4 भाई हैं, चारों भाई साथ में रह रहे हैं, उनके बेटे साथ में रह रहे हैं, उनके बेटे के बेटे साथ में रह रहे हैं, उनकी पत्नी साथ में रह रही है, उनकी बेटी साथ में, सब लोग साथ में रह के एक ही घर में, एक ही हवेली में अच्छे से और सब साथ में बिजनेस कर रहे हैं। इसको बोला जाता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ठीक है। जो कि हिंदू लॉ से गवर्न होता है। ठीक है। फॉर्मेशन जो होता है ऑटोमेटिकली फॉर्म हो जाता है, आप उस फैमिली बिजनेस का पार्टनर बन जाते हो जैसे आपका बर्थ होता है। ठीक है। और आप सबके जो फैमिली का जो कॉमन मेल एंसेंट्रल्स होता है, ठीक है, वही आपका कॉमन एंसेंट्रल्स माना जाएगा। को पर्सन जो मेंबर होंगे उस फैमिली बिजनेस के, उनको को पार्टनर कहा जाएगा। ठीक है। मतलब उनको जैसे ही वो मेंबर बनेंगे बाय बर्थ, उनको अपनी प्रॉपर्टी के हिस्से में उनका राइट मिल जाएगा। ठीक है। और उन सारे फैमिली मेम्बर्स में जो हेड मेल मेंबर होगा, हेड मेल मेंबर जो होगा उसको कर्ता कहा जाएगा, वही प्रॉपर्टी को टेक केयर करेगा, मैनेज करेगा जब तक वो है।
ठीक है, मेल मेंबर है करता, एल्डेस्ट मेल मेंबर। अगर फीमेल मेंबर हुआ तो, अगर मेल मेंबर है ही नहीं, फीमेल मेंबर हो तो वो भी करता ही माना जाएगा। ठीक है, कॉमन प्रॉपर्टी होगी जो कि एंसेटल्स की प्रॉपर्टी होगी, जिसमें सबका राइट होगा। डॉक्ट्राइन ऑफ फैक्टम वैलिड, फैक्टम वैलिड मतलब होता है ऐसा कोई भी चीज़ जो कि लॉ बोलता है कि गलत है, बट अगर वो हो गया तो वैलिड है। ठीक है, ऐसी कोई भी चीज़ जो कि बोलता है कि ये नहीं होना चाहिए बट ऑट नॉट टू बी डन, बट इफ डन इज़ वैलिड। ठीक है, तो उससे इस ऐसे डॉक्ट्राइन को बोला जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ फैक्टम वैलिड, मतलब व्हाट ऑट नॉट टू बी डन बट इफ डन इज वैलिड। मतलब सपोज एक मैरिज ऑफ माइनर गर्ल अब वैलिड नहीं है, बट अगर हो गया तो उसको क्या कहेंगे, वैलिड मान लेंगे। ठीक है, अब जब तक दोनों की एज मेच्योर नहीं हो जाती, मेजर एज नहीं हो जाती, उनको टेक केयर करने के लिए गार्जियन रहेगा। ठीक है, ऐसे डॉक्ट्राइन को बोला जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ फैक्टम वैलिड। व्हाट इज़ द पायस ऑब्लिगेशन, पायस ऑब्लिगेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। सपोज आपके फादर थे जिसका डेथ था, अगर वो डेट पे नहीं कर पाए कंप्लीट और उससे पहले उनकी डेथ हो जाती है, तो उनका जो सन होगा उसकी ऑब्लिगेशन बनती है कि अपने फादर की जो डेथ है, डेट है उसको पे ऑफ करे, और जो लीगल डेट होगा, मोरल डेट होगा, उसी पे करने की ऑब्लिगेशन होती है। वो अपनी प्रॉपर्टी में से पे नहीं करेगा, जो भी एंसेंटल्स की प्रॉपर्टी होगा उसी को बेचेगा, उससे वो डेट पे ऑफ करेगा। ठीक है, ये किसकी ऑब्लिगेशन होती है, सन की ऑब्लिगेशन होती है अपने फादर के डेट को पे ऑफ करना। अगर ऐसा नहीं करता तो उसको मोक्ष की प्राप्ति उसके फादर को नहीं मिलती है। ऐसे ऑब्लिगेशन को पायस ऑब्लिगेशन बोला जाता है। हु इज कंसिडर्ड एज अ माइनर, माइनर किसको कहा जाएगा, माइनर मतलब ऐसा कोई भी पर्सन जो कि मेजर नहीं है। तो मेजर मतलब ऐसा कोई पर्सन जो कि जिसने 18 साल की एज कंप्लीट कर ली है इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर वो माइनर है, ठीक है, तो उस केस में उसका जो माइनर होगा, सॉरी गार्जियन जो होंगे वही उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे। लीगल इंप्लीकेशन क्या है माइनर का, माइनर कैन नॉट किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते, बट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में हमने देखा था कि माइनर जो होता है पार्टनरशिप में एंटर हो सकता है फॉर द बेनिफिट ओनली, फॉर द बेनिफिट ओनली। ठीक है, माइनर लाइबल भी नहीं होगा किसी गलती के लिए। ठीक है, अगर कोई लॉस होता है उसके लिए माइनर लाइबल नहीं होगा। ठीक है, और हाँ, हु इज द माइनर में सिंपल डिस्कस द रोल ऑफ द जुडिशियल डिसीजन एज अ सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। ठीक है, हिंदू लॉ का सोर्स हमने देखा था, एक तो स्कूल ऑफ हिंदू लॉ में हमने देखा था, दो चीज़ देखी थी, एक तो मिताक्षरा और एक दया भागा। बट यहाँ पे जुडिशियल डिसीजन बताना है, जो कि जुडिशियल डिसीजन विच एक्ट एज अ सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। ठीक है, सोर्स ऑफ हिंदू लॉ में वेदा स्मृति कमेंट्रीज होती है, उसके साथ कुछ जुडिशियल डिसीजन है। लाइक अगर हमें कभी हिंदू लॉ में हमें कुछ क्लैरिफिकेशन लिखना होता है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, ठीक है, या फिर हिंदू मैरिज एक्ट में कोई क्लैरिफिकेशन लिखना होता है, तो हम क्या करते हैं, क्लैरिफिकेशन ऑफ एशियन टेक्स्ट जो है संस्कृत के जो टेक्स्ट है उनसे हम कुछ क्लैरिफिकेशन या फिर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन लेके हम क्या करते हैं, जजमेंट देते हैं कोर्ट। फिर हिंदू लोग कई बार क्या करता है, जो गैप होती है, ठीक है, कोर्ट अगर कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है या फिर कुछ दुविधा में है कोर्ट कि किस तरीके से हिंदू लॉ में डिसीजन ले, तो कुछ गैप फिलिंग का भी कई बार हिंदू लॉ काम करता है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ द न्यू प्रिंसिपल्स को डेवलप करना, न्यू लीगल प्रिंसिपल्स को डेवलप करना है। तो ये सारा कुछ डे बाई डे सोसाइटी चेंज हो रही है, प्रॉब्लम्स चेंज हो रही है, ऑब्वियस है। तो जो पुरानी प्रॉब्लम्स है वो अब नहीं रही, तो सोल्यूशन भी पुराने नहीं होने चाहिए, नई प्रॉब्लम्स आ गई तो सोल्यूशन भी नहीं होने चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ द राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंसेटल्स की प्रॉपर्टी जो पूर्वज की प्रॉपर्टी उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, वुमेन चाइल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमने क्या किया, जो जुडिशियल डिसीजन है उसको भी हिंदू लॉ का पार्ट बनाते गए। ठीक है, मॉडर्न सोसाइटी को अडेप्ट करना। बट ज़्यादा असेंशियल ऑफ द हिंदू वैलिड हिंदू मैरिज का असेंशियल क्या ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, दोनों पार्टी का हिंदू होना जरूरी है, नीदर पार्टी का लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए, मिनिमम एज रिक्वायरमेंट कंप्लाई करना है, मेंटल साउंडनेस होनी चाहिए दोनों पार्टी, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप या फिर स्पिन द रिलेशनशिप में नहीं होनी चाहिए, या फिर प्रॉपर मैरिज सेरेमनीज है उसको आपको कंप्लीट करना है, जैसे कन्यादान करना है, सप्ताब्दी करना है, 7 फेरे लेना है, इस तरीके जो भी फॉर्मेलिटीज़ आपको कंप्लीट करना, तभी आपको वैलिड मैरिज माना जाएगा हिंदू में। स्त्रीधन मतलब होता है जो भी प्रॉपर्टी वुमेन की है जो उसने रिसीव की है बिफोर और ड्यूरिंग और आफ्टर द मैरिज। ठीक है, बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर द मैरिज जो भी प्रॉपर्टी वुमेन ने रिसीव की है, या प्रॉपर्टी या गिफ्ट या फिर कोई भी वेल्थ, उसको स्त्रीधन कहा जाएगा, वुमेन्स प्रॉपर्टी कहा जाएगा, मतलब वुमेन्स की प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगर उसको कोई गिफ्ट मिलता है मैरिज से पहले, कोई गोल्ड सिल्वर उसके फादर मदर उसको देते हैं, तो वो भी उसी का पार्ट है। ठीक है, मैरिज के टाइम पे उसके हस्बैंड इन लॉज या फिर फ्रेंड्स उसको कोई गिफ्ट देते हैं, वो भी स्त्रीधन का पार्ट है। ठीक है, आफ्टर मैरिज अगर उसको कोई इमोवल प्रॉपर्टी रिसीव होती है तो वो भी, या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव होती है तो वो भी उसी का स्त्रीधन का ही पार्ट है। सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी, उसने खुद से कोई प्रॉपर्टी खरीदी या फिर प्रॉपर्टी उसको रिसीव हुई बाय बिल और बाय इनहेरिटेंस के थ्रू, तो वो भी उसका स्त्रीधन माना जाएगा। ठीक है, पुरुष धन नाम की कोई चीज़ नहीं होती, पुरुष का कोई धन नहीं होता, सब कुछ स्त्री का ही होता है। व्हाट इज मेंट बाय द पार्टीशन, पार्टीशन क्या है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पार्टीशन मतलब जो भी पूर्वज की प्रॉपर्टी होती है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, यहाँ पे अपनी कमाई हुई प्रॉपर्टी, सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है उसका पार्टीशन नहीं होता है। जो भी पूर्वज की प्रॉपर्टी होती है उसको अपने, जो भी उनके एंसेंटल्स की प्रॉपर्टी होती है आप फैमिली मेम्बर में डिवाइड करें, उसे कहते हैं पार्टीशन।
ठीक है। पार्टीशन कैसे होता है, या तो हम एग्रीमेंट के थ्रू कर सकते हैं, म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू सूट फाइल कर सकते हैं कंसेंट के थ्रू, या फिर हम कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। इस तरीके से हम पार्टीशन कर सकते हैं। टाइप ऑफ पार्टीशन होता है पार्टीशन बाय द स्टैट्यूट, मतलब हम खुद से पार्टीशन बाय द स्टेटस, खुद से हम इंटेंशन डिक्लेयर करते हैं कि हम पार्टीशन कर रहे हैं, ये हिस्सा तेरा, ये हिस्सा मेरा, ठीक है। या पार्टीशन ऑफ द प्रॉपर्टी, फिजिकल डिवीजन हो रहा है प्रॉपर्टी का, कि होता है ना गाँव वगैरह में या फिर अर्बन एरिया में, कि पार्टीशन जो होता है कि भाई 4 बैल है, 4 भैंस है, 4 भैंस में 2 तेरी 2 मेरी, ये वाली ज़मीन तेरी, ये वाली ज़मीन मेरी, इस तरीके से पार्टीशन होता है। कंसेप्ट ऑफ को पार्सनरी एंड डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द जॉइंट फैमिली। देखो, दो है, जॉइंट हिंदू फैमिली में जो मेंबर्स होते हैं उसको को पार्सनर बोला जाता है, ठीक है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जो भी मेंबर्स होते हैं उनको को पार्सनर बोला जाता है। बट एक ना अलग कंसेप्ट आता है, ठीक है। को पार्सनरी और जॉइंट हिंदू फैमिली, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। को पार्सनरी मतलब ऐसा ग्रुप ऑफ फैमिली मेम्बर जहाँ पे ना जो फैमिली मेम्बर का जो ग्रुप होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, छोटा होता है। 4 जो जनरेशन होती है आपकी, ठीक है, मतलब आपके दादा के पापा, फिर आपके दादा, फिर आपके पापा, फिर आप, ठीक है। इस तरीके से 4 जो जनरेशन होते हैं इसे बोला तो को पार्सनरी, मतलब ग्रुप ऑफ द फैमिली मेंबर हु हैव अ राइट इन द एसेंशियल प्रॉपर्टी बाय बर्थ, ऑल दीस मेंबर कैन बी डिमांडेड पार्टीशन, ठीक है। ये तो कुछ अलग फीचर देख लेते हैं। इंक्लूड 4 जनरेशन मेल डिसेंडेंट्स इन द फैमिली, फादर, सन, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन, ठीक है। तो ये 4 जनरेशन होती है, इसी को कहते हैं को पार्सन। बट यहाँ पे जॉइंट हिंदू फैमिली में होता है लार्ज ग्रुप ऑफ होता है, जहाँ पे ऑल द फैमिली मेंबर, जितने फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है, मतलब 4 भाई हैं, 4 भाई के 4 वाइफ, ठीक है, फिर उसके बाद उनके बच्चे, उनके बच्चे के बच्चे, ठीक है। इस तरीके से फैमिली मेंबर जो होता है जॉइंट फैमिली होता है, ठीक है। सारे लोग, ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली विल इंक्लूड इन द जॉइंट हिंदू फैमिली। बट को पर्सन में ऐसा नहीं होता, जो मेल मेंबर होता है, 4 जनरेशन मेल डिसेंडेंट होते हैं, उनको काउंट किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं हु हैव डायरेक्ट राइट ऑफ द प्रॉपर्टी, बाय बर्थ ही उनको प्रॉपर्टी में राइट मिल जाता है। बट यहाँ पे जो प्रॉपर्टी होती है वो ऑल द फैमिली मेंबर इंक्लूडेड द वाइफ एंड चिल्ड्रन को प्रॉपर्टी मिलती है। यहाँ पे जो राइट होता है प्रॉपर्टी में, ओनली को पर्सन हैव राइट टू डिमांड द पार्टीशन। यहाँ पे जो राइट होता है वो साथ में ऑल द मेंबर्स लिव टुगेदर बट डू नॉट हैव राइट टू प्रॉपर्टी राइट में, सब मतलब सारे लोग साथ में राइट होते हैं। पार्टीशन वगैरह अगर हो रहा है तो बात अलग है, नहीं तो सबका प्रॉपर्टी में इक्वल राइट होता है। डॉटर को भी रिकग्निशन दी गई, ठीक है, वर नॉट अ को पर्सन, पहले नहीं था 2005 से पहले, बट अब वो ऐसा मेंबर भी माना जाता है को पर्सनरी में। डॉटर वर ऑलवेज पार्ट ऑफ द फैमिली, ठीक है, क्योंकि सारे लोग साथ में रह रहे होते थे, जो मेल मेंबर है, फीमेल मेंबर सब है, तो जॉइंट हिंदू फैमिली में डॉटर ऑलरेडी पहले से इंक्लूडेड थी। ऑन द व्हाट स्पेसिफिक ग्राउंड्स अंडर हिंदू मैरिज एक्ट अ वाइफ कैन फाइल अ डाइवोर्स। डाइवोर्स के कौन कौन से केसेस है, ठीक है। सेक्शन 13 सबसेक्शन 1, सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 बात करता है डाइवोर्स के केसेस के बारे में। हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सेक्शन नंबर 13(1), 13(2) बात करता है डाइवोर्स के स्पेशल केसेस, जहाँ पे अ वाइफ कैन फाइल अ सूट, फाइल अ पिटिशन फॉर द कोर्ट फॉर द डाइवोर्स, ठीक है। अडल्ट्री, अगर आपके हस्बैंड अडल्ट्री अनदर वुमेन के साथ रिलेशनशिप आ जाते हैं, उस केस में आप डाइवोर्स के लिए केस फाइल कर सकते हैं। क्रूरल्टी, आपके साथ मेंटली या फिजिकली हरास किया जा रहा है, बिल्कुल, ठीक है। डिसर्टेशन या फिर डिसहर्ट करना, ठीक है, आपने अपनी वाइफ को 2 साल कंटिन्यूस आपने उसको अबेंडन, अकेला छोड़ दिया, ठीक है, अब बिल्कुल वो केस फाइल कर सकते हैं डाइवोर्स के लिए। इंटेंशनल, आप बिना उसी रीजन से आप उसको डिसर्ट कर रहे हो, अकेला छोड़ रहे हो, या फिर उसको नुकसान पहुंचा रहे हो, ठीक है। आप कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन, अगर जो हस्बैंड है वो किसी और इस्लाम, क्रिश्चियन या फिर किसी और रिलीजन में कन्वर्ट हो जाता है, तो वाइफ कैन फाइल अ पिटीशन फॉर द डाइवोर्स। मेंटल डिसऑर्डर, आपके हस्बैंड के मेंटल डिसऑर्डर इंसेन हो चुके हैं, ठीक है। लेप्रोसी, लेप्रोसी मतलब एक होता है सीवियर डिजीज होती है एक तरीके से, सफर फ्रॉम द सीवियर और इनक्योरेबल लेप्रोसी, ठीक है। वेनरेबल डिसीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, ठीक है, HIV, STD, इस तरीके की कुछ बीमारी है, ठीक है। रिनाउंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड, बिकमिंग अ सन्यासी, मोंक, ठीक है। इन केसेस में भी आप बिल्कुल जो वाइफ हैं अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले सकती हैं। प्रिज्यूम डेथ, मिसिंग फॉर 7 साल से ज़्यादा तक आपके जो हस्बैंड है वो मिसिंग है, आप उसको डेथ प्रिज्यूम करके आप उनसे डाइवोर्स ले सकते हैं। स्पेशल ग्राउंड कौन कौन सा डाइवोर्स के ओनली एप्लीकेबल टू द वाइफ को एप्लीकेबल है, ठीक है। हस्बैंड्स मैरिज बिफोर 1955, इफ हस्बैंड्स आर ऑलरेडी मैरिड बिफोर द 1955 एंड हिज फर्स्ट वाइफ इज स्टिल अलाइव, द सेकंड वाइफ कैन सीक डाइवोर्स। अब एक पत्नी के होते हुए आपने ऑलरेडी दूसरी पत्नी से शादी कर ली, दूसरी लड़की से शादी कर ली, शी कैन फाइल अ पिटीशन फॉर द डाइवोर्स। हस्बैंड इज गिल्टी ऑफ रेप या फिर सॉडमी या फिर बेस्टलिटी, इस तरीके के अननेचुरल सेक्सुअल एक्ट जो कि लॉ या फिर समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, उसके इसमें वाइफ कैन फाइल अ पिटीशन फॉर द डाइवोर्स, ठीक है। नॉन रिजम्पशन कैबिशंस आफ्टर द मेंटेनेंस ऑफ द डिग्री, ठीक है, मतलब वाइफ मेंटेनेंस लेती थी अपने हस्बैंड से, बट उसने रिज्यूम कर लिया हस्बैंड, बट ही हैज़ नॉट रिज्यूम द मैरिड लाइफ with her for at least 1 year, she can seek the divorce. If wife has obtained a maintenance from the husband but she has not resumed, obviously बात है, आप सेपरेट रह रहे थे, मेंटेनेंस मांग रहे थे, बट वाइफ हस्बैंड नहीं चाहता आपके साथ रहना, तो आप बिल्कुल डाइवोर्स के लिए केस फाइल कर सकते हो। वाइफ वाज मैरिड एज अ चाइल्ड बिफोर द 15 ईयर्स, ठीक है, जैसे वो 18 साल तक हुई, उसको लगता है कि भाई मेरी जो शादी हुई थी बाल विवाह में हुई थी, मुझे उस टाइम नहीं पता था, अब मुझे चीज़ें पता लगने लगी, मैं 18 साल की हो गई हूँ, शी कैन फाइल अ पिटीशन फॉर द डाइवोर्स, ठीक है।
बट रहता है एडॉप्शन। एडॉप्शन क्या होता है? एडॉप्शन तो होता है आप किसी लीगल प्रोसेस के थ्रू किसी ऐसे चाइल्ड जिसकी कोई लीगल गार्जियन नहीं है, आप उसको अपनाना चाहते हो, ठीक है, ठीक है, उसी प्रोसेस को बोला जाता है अडॉप्शन। तो आपके पास सारे राइट हो जाते हैं जो कि एक नेचुरल लीगल गार्जियन के हैं। आपको उनको लव करना है, उनके बच्चों को केयर करना है, एजुकेशन देनी है, हेल्थ इसका ध्यान रखना है, सारी चीज़ आपको एक जो नेचुरल गार्जियन करता है वो सब कुछ आपको करना है, ठीक है। हिंदू अडॉप्शन है मेंटेनेंस एक्ट 1956 से गवर्न होता है अडॉप्शन, ठीक है। अडॉप्शन टू बी लीगली वैलिड फॉलोइंग कंडीशन है। अगर आपको हु कैन अडॉप्ट अ चाइल्ड, हिंदू पर्सन होना चाहिए, बुद्धिस्ट जैन सिख भी हो सकता है हिंदू मैरिज एक्ट में, साउंड पर्सन होना चाहिए, अडल्ट होना चाहिए, 18 साल से ज़्यादा का होना चाहिए। इफ़ अ मेल इज़ अडॉप्टिंग ही, अब वो मैरिड होना चाहिए, ठीक है, और उसको अपनी वाइफ का कंसेंट बिल्कुल चाहिए। फीमेल अगर अडॉप्ट कर रही है शी मस्ट भी, अगर वो अनमैरिड है या डाइवोर्स है, विडो है तो भी चलेगी, ठीक है। हु कैन बी अडॉप्टेड, कौन अडॉप्टेड किया जा सकता है? वो पर्सन जो बच्चा होना चाहिए हिंदू होना चाहिए, 15 साल से कम होनी चाहिए उसकी, और नॉट ऑलरेडी भी अडॉप्टेड बाय द समवन एल्स, किसी और के द्वारा वो ऑलरेडी अडॉप्टेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। मस्ट बी गिवन अडॉप्शन वॉलंटरी, ठीक है, वो जो अडॉप्शन होगा वो वॉलंटरी होगा, किसी जोर जबरदस्ती में नहीं होगा, ठीक है। मस्ट बी लीगल एंड इरिवोकेबल अडॉप्शन होगा। ऐसा नहीं कि आपने अडॉप्ट करने के बाद बोल रहे हो अभी हम नहीं चाहिए, ठीक है, कैंसिल नहीं किया जा सकता अडॉप्शन को, ठीक है। गेट्स द सेम राइट एज अ बायोलॉजिकल चाइल्ड, सिंपल। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 25 तक हमारा कंप्लीट हो चुका था। नेक्स्ट ऑनवर्ड 26 क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करने वाले, ठीक है। 25 अडॉप्शन हमने देखा था, 26 में देख लेते हैं व्हाट आर द राइट ऑफ द मेंटेनेंस, ठीक है। मेंटेनेंस एक विडो है, बहू है, उसका क्या राइट बनता है मेंटेनेंस का, ठीक है। एंड कब वो अपने मेंटेनेंस का जो राइट है उसका लूज हो जाए। सेक्शन 19 ऑफ द हामा बोलते हैं हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 का सेक्शन 19 बात करता है राइट ऑफ द विडोड। विडो के पास राइट है, अगर वो कोई अर्न नहीं कर रही है अपने लिए, ठीक है, उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है उसको सपोर्ट करने के लिए, या फिर उसके पास कोई रिलेटिव नहीं है अदर रिलेटिव्स को सपोर्ट करने के लिए, इन तीनों में से कोई भी सिचुएशन हो सकती है, तो उसका जो फादर इन लॉ है, उसके फादर इन लॉ मतलब जो उसके ससुर जी हैं, वो अपनी बहू के विडो बहू का मेंटेनेंस एज अ केयर करेंगे, उसको पैसा चाहिए उसको पैसा देंगे, जो भी उसको रिक्वायरमेंट होगी वो देंगे, ठीक है। हु मस्ट प्रोवाइड, फादर इन लॉ प्रोवाइड करेगा। अगर फादर इन लॉ नहीं है, फिर फाइनेंशियल कैपेसिटी में नहीं है, ठीक है, तो इफ़ फादर इन लॉ डज नॉट हैव फाइनेंशियल कैपेसिटी इज़ नॉट लीगली रिक्वायर्ड टू मेंटेन हर, ठीक है। अगर फादर इन लॉ नहीं है या फिर फादर इन लॉ लीगली कैपेसिटी में फाइनेंशियल कैपेसिटी में नहीं है, तो वो रिक्वायर्ड नहीं है कि वो उसको पैसा दे। अगर विडो री मैरी कर लेती है, किसी और से शादी कर लेती है, वो विधवा बहू, तो उसका जो मेंटेनेंस का राइट है वो लूज़ कर लेती है अपना राइट, उसको मेंटेनेंस का राइट नहीं मिलता है, ठीक है। और कौन सा सिचुएशन है जहाँ पे उसका जो राइट ऑफ मेंटेनेंस है, राइट ऑफ मेंटेनेंस का जो राइट है वो लूज़ हो जाता है, ठीक है। या तो वो दूसरी शादी कर लेती है किसी और के साथ, ठीक है, और फाइनेंशियल डिपेंडेंट हो जाती है, या फिर शी ओन उसके पास इनफ प्रॉपर्टी है कि वो अपनी टेक केयर कर सके, अपने आप को मेंटेन कर सके, एंड देन सच सिचुएशन शी कैन नॉट क्लेम द मेंटेनेंस, क्लेम नहीं कर सकती। फादर इन लॉ जो है उसके ससुर जी जो फाइनेंशियली कैपेबल नहीं है उसको कि मेंटेनेंस दे पाए, बहुत ही गरीब फादर इन लॉ है, उसके इसमें मेंटेनेंस उसको नहीं मिलेगा। शी इज़ लीडिंग इमोरल लाइफ, ऐसी लाइफ विधवा होने के बाद उसके हस्बैंड की डेथ के बाद एक इमोरल लाइफ जो कि इलीगल है, जो कि मॉरली ठीक नहीं है, ऐसी लाइफ एंजॉय करिए, उस केस में उसका जो फादर इन लॉ है मेंटेनेंस के लिए लायबल नहीं होगा। व्हाट इज मेंट बाय डेबिटर प्रॉपर्टी? डेबिटर प्रॉपर्टी मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो कि डाइटी से बिलोंग करती है, द बिलोंग टू द डाइटी। डाइटी मतलब होता है हिंदू लॉ में डेबिटर प्रॉपर्टी को कंसिडर पढ़ा जाता है। डेबिटर प्रॉपर्टी मतलब हिंदू डाइटी जो रिलीजियस होते हैं, हिंदू में जितने भी गॉड होते हैं, भगवान होते हैं, उन सबके लिए अलग हम कई बार होते हैं प्रॉपर्टी दान कर। सपोज मैंने कोई प्रॉपर्टी कृष्ण भगवान कृष्ण गॉड कृष्ण जी के लिए कहा कि मेरी जो ये लैंड है, ये पूरा लैंड मैं इस मंदिर को दान देता हूँ, अब से एक नया मंदिर यहाँ पे बनेगा और यहाँ पे जो भी सेवा की जाएगी लोगों के लिए, ठीक है, भगवान के नाम पे की जाएगी, मैं अपनी प्रॉपर्टी दान देता हूँ, तो वो प्रॉपर्टी क्या होगी? डेबिटर प्रॉपर्टी, ठीक है। बिलोंगिंग टू डाइटी, डेडिकेट टू द हिंदू डाइटी रिलीजियस, ठीक है, वो चैरिटेबल पर्पस के लिए प्रॉपर्टी का यूज़ होगा, ठीक है। मैनेज कौन करेगा प्रॉपर्टी को? एक मैनेजर या फिर शहबाज जिसको बोलते हो अपॉइंट किया जाएगा, वो वही क्या करेगा, जो प्रॉपर्टी जो मैंने दी है वो रिलीजियस पर्पस के लिए, वो रिलीजियस पर्पस के लिए ही यूज़ हो रही है, किसी और पर्पस के लिए, चैरिटेबल पर्पस के लिए ही यूज़ हो रही है, किसी और पर्पस के लिए यूज़ नहीं हो रही है, ठीक है। परमानेंटली आपने एक बार प्रॉपर्टी दी तो उसको परमानेंटली दोगे, ठीक है, आप उसको रिटर्न दोबारा मांग नहीं सकते कभी, ठीक है। इंडिविजुअल चाहे तो उस प्रॉपर्टी को सेल या फिर ट्रांसफर नहीं कर सकता अनलेस अगर लॉ अलाउ करता है तो कहीं पे भी, ठीक है। एक सिंगल चाहे एक उस मंदिर का पंडित चाहता है कि उस प्रॉपर्टी को सेल करे या फिर ट्रांसफर करे, नहीं कर सकता, ठीक है। डाइटी जो है मतलब जो भगवान है उनको लीगल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी माना जाता है। एग्जांपल ऑफ द डेबिटर प्रॉपर्टी सेम अगेन, कोई लैंड है मैंने अगर दी किसी को, रूल ऑफ द दमदूपत का रूल क्या है? दमदूपत का रूल ये बोलता है कि हिंदू लॉ में कंसिडर किया जाता है दमदूपत, ठीक है, बाकी लॉ में दमदूपत का जो कंसेप्ट है वो नहीं है। रूल ऑफ दमदूपत ये बोलता है कि जितना आपने लोन दिया, ठीक है, जितना अमाउंट का लोन दिया उस अमाउंट से ज़्यादा आप इंटरेस्ट नहीं चार्ज कर सकते, ठीक है। मतलब ये बोलता है कि द प्रिंसिपल डेट लिमिट द इंटरेस्ट ऑन द लोन, जो लोन के ऊपर आप इंटरेस्ट चार्ज करने वाले हो वो प्रिंसिपल अमाउंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर प्रिंसिपल अमाउंट से ज़्यादा है तो उससे ऊपर का जो अमाउंट है आप वेव ऑफ करते हो। सपोज मेरे से किसी ने कहा कि मेरे को 10,000 रुपये का लोन चाहिए, मैंने कहा ठीक है भाई ये ले 10,000 रुपये, इस पर
2.5% के इंटरेस्ट के हिसाब से ईयरली इंटरेस्ट मैं जैसे चार्ज करूँगा। अब वो बंदा ना तो मेरे को प्रिंसिपल अमाउंट दे रहा है, ना तो इंटरेस्ट दे रहा है उसका। उसका जो इंटरेस्ट है बढ़ते इतना हो गया कि अब वो इंटरेस्ट जो है प्रिंसिपल अमाउंट से ज़्यादा हो गया। मैंने 10,000 रुपये का प्रिंसिपल अमाउंट दिया था, 10,000, और जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर 15,000 रुपये का एक्स्ट्रा हो गया, मतलब टोटल 25,000 रुपये का उसके ऊपर लोन है। ठीक है, तो मैं जो 10,000 रुपये का प्रिंसिपल अमाउंट है उससे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं चार्ज कर सकता। ये हिंदू लॉ में है। बट आज के टाइम पे ये जो कंसेप्ट है ना, कमर्शियल लेंडर्स या फिर बोरोवर्स के ऊपर ये कॉन्सेप्ट है, ये अप्लाई नहीं होता है। बैंक्स अगर चाहे तो आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है प्रिंसिपल अमाउंट से, फिर भी वो मांगेगा। ऐसा ये नहीं बोलेगा कि आप हिंदू लोग को कंसिडर करके आप इंटरेस्ट को कम कर दीजिए। ठीक है, तो रूल ऑफ धंधु ये बोलता है कि टोटल इंटरेस्ट टोटल इंटरेस्ट ऑन द लोन कैन नॉट बी मोर देन द प्रिंसिपल अमाउंट से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये एग्जांपल दिया मैंने। फीचर्स में यही है कि अप्लाई तो हिंदू मनी लेंडर्स या बोरोवर्स पे अप्लाई होता है। प्रिवेंट करता है कि इंटरेस्ट जो है एंडलेसली ओवर अ टाइम ना बढ़े। ठीक है, एंड फेयर लैंडिंग प्रैक्टिस को कंसिडर करता है। ये पहले के टाइम पे होता था, आज के टाइम ये कंसिडर नहीं किया जाता। आज के टाइम पे जो कमर्शियल प्रैक्टिसेस होती है, यहाँ पे जो रूल अप्लाई नहीं होता। प्राइवेट लोन बिटवीन द इंडिविजुअल के बीच में प्राइवेट लोन हुआ, सब एक पर्सन दूसरे पर्सन को लोन दे, तो वहाँ पे कंसेप्ट अप्लाई होता है। बट आज के टाइम पे जहाँ पे कल युग में आप रह रहे हो, वहाँ पे ये दमदूत का जो प्रिंसिपल है, दमदूपत का जो प्रिंसिपल है, ये अप्लाई नहीं होता। यहाँ पे लोग अगर इंटरेस्ट आपका प्रिंसिपल अमाउंट से ज़्यादा भी होगा फिर भी लोग मांगते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अगेंस्ट पायस ऑब्लिगेशन। पायस ऑब्लिगेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पायस ऑब्लिगेशन मतलब फादर के मरने के बाद उसके अगर जो डेथ था फादर का, वो सन है वो लायबल होगा, वही पे करे। एक तरीके की रिलीजियस ड्यूटी होती है सन की पे करने की। ठीक है, जो सन का फादर का जो लीगल डेट है वो वही होगा, इलीगल डेट नहीं होगा। अगर सन को अपने फादर से कोई प्रॉपर्टी मिल रही है एज अ इनहेरिटेंस में, तो उसी प्रॉपर्टी में से वो देगा, अपना पर्सनल इनकम में से उसको पे करने के लिए वो लायबल नहीं होगा। ठीक है, और जितना उसको मिला है फादर की प्रॉपर्टी, सपोज 1 लाख की मिली, और जो उसका लोन था फादर का, ठीक है, जो फादर नहीं पे कर पाया 5 लाख का था, वो 5 लाख पे करने के लिए लेवल नहीं हुआ। डॉक्ट्राइन ऑफ फैक्टम बैलेट। फैक्टम बैलेट भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मतलब व्हाट इज लीगली नॉट अलाउड, जो कि कस्टमरी प्रैक्टिस से अलाउड नहीं था। कस्टमरी प्रैक्टिस से अलाउड नहीं था, बट फिर भी वो अगर हो गया तो उसको वैलिड मान लेंगे। सपोज एक कस्टमरी प्रैक्टिस है कि जो शादी होनी चाहिए ना, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, वो सनराइज़ के टाइम पे होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं हुआ सनराइज़ के टाइम में, सब उस कपल ने शादी मिडनाइट के टाइम पे कर ली, तो कस्टमरी अलाउड नहीं है, बट लीगली वैलिड है। हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग किया, सब कुछ प्रॉपर किया, बट जो कस्टम प्रैक्टिस थी वो आपने फॉलो नहीं किया। ठीक है, इस डॉक्ट्रिन ऑफ फैक्टम वैलिड यही बोलता है कि व्हाट इज कस्टमरी इज़ नॉट अलाउड। अगर वैसा हमने कर भी दिया तो वो वैलिड माना जाएगा, इनवैलिड नहीं माना जाएगा। बट इज डन इज वैलिड। ठीक है, इफ़ अ पर्सन वॉयलेट करते सर्टन कस्टम्स को वॉयलेट करता है और कुछ काम को करने के लिए, बट इट एक्ट इटसेल्फ लीगली वैलिड, इट विल एक्सेप्टेड एज अ वैलिड मान लिया जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, सपोज किसी ने मैरिज किया सनराइज़ के टाइम पे। ठीक है, सनराइज़ के हिंदू लॉ में लिखा है कि जो भी शादी होगी सनराइज़ के टाइम पे होगी, सुबह के। बट आज के टाइम में सब मोस्टली लोग मिडनाइट के टाइम में करते हैं, तो उसको कंसीडर किया जाएगा वैलिड। ठीक है, विल या प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर होगी, ठीक है, एक फादर ने एक विल बनाया कि मेरे मरने के बाद प्रॉपर्टी इस तरीके से ट्रांसफर होगी। ठीक है, एंटायर फैमिली को बता दिया कि मैंने एक विल बनाया, जो कि बट दिस विल इज़ लीगली साइन एंड रजिस्टर्ड। ठीक है, इवन इफ कस्टम्स इग्नोर्ड द विल रिमेन लीगली वेल। मतलब विल बोलता है कि अब जो विल है वो लीगली साइन एंड रजिस्टर्ड होना चाहिए, बट अगर ऐसा नहीं किया, ठीक है, इन्फॉर्म नहीं किया, उसके बाद वो जो विल है उसको कंसिडर किया जाएगा। डिफाइन एग्नेट एंड कॉग्नेट, ये भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फादर के साइड के जितने भी रिलेटिव होते हैं उनसे आपका रिलेशन एग्नेट होता है। मदर के साइड के जितने भी रिलेटिव होते हैं उनके साथ आपका रिलेशन कॉग्नेट का रिलेशन होता है। ठीक है ना, एग्जाम्पल है फादर सन ब्रदर अंकल, ये सारे एग्जाम्पल कॉग्नेट में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है, देन हिंदू मैरिज इज सैक्रेमेंट है। सैक्रेमेंट मतलब एक धार्मिक चीज़ है। ठीक है, जो ऐसा नहीं है कि रिटर्न में कॉन्टैक्ट किया हो गया, एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, यज्ञ होता है, तब जाके ये हिंदू मैरिज कंसिडर किया जाता है। एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं, तो असेंशियल बताना है हिंदू मैरिज के। ठीक है, ये भी देख चुके हैं, एक इनसॉल्युबल बॉन्ड होता है, मतलब इसको खत्म नहीं किया जाता इजीली, परमानेंट एंड अनब्रेकेबल होता है। लीगल एस्पेक्ट यहाँ पे कवर होते हैं। ठीक है, वैदिक रिचुअल सप्ताब्दी मतलब 7 फेरे, कन्यादान मतलब फादर अपनी बेटी को ऐसा कन्यादान देता है। ठीक है, नो फ्री विल लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे कोई फ्री विल नहीं होता है। ठीक है, सोशल और रिलीजियस मोरल ऑब्लिगेशन उनको कंसिडर किया जाता है। कंटिन्यूटी ऑफ धर्मा, ठीक है, मैरिज इज मीन्स ऑफ परफॉर्म टू रिलीजियस ड्यूटीज एज अ धर्मा एंड हैव ए चिल्ड्रन एज अ प्रोगनी एंड सल्वेशन मोक्ष, ये एक प्रोसेस है। ठीक है, धर्मा को कंसिडर किया, फिर आपको अपनी जनरेशन को कंसिडर करना है, फिर मोक्ष को कंसिडर करना है, इस तरीके से। ठीक है, तो हिंदू मैरिज क्या है, एक सैक्रेमेंट है, धार्मिक चीज़ है। ठीक है, असेंशियल कंडीशन की हिंदू मैरिज कब कंसिडर किया जाएगा, सेक्शन 5 ऑफ हामा में नहीं, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में गिवन है कि मोनोगैमी नहीं होनी चाहिए, इधर ऑफ द स्पाउस किसी और के स्पाउस के साथ ऑलरेडी सेक्सुअल रिलेशनशिप में या फिर ऑलरेडी रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए, मेंटल कैपेसिटी होनी चाहिए, एज रिक्वायरमेंट को कंसिडर किया कंप्लाई किया होना चाहिए, एंड प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप भी स्पेन द रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सारी चीज़ें। ठीक है, इज इट टू से दैट हिंदू लॉ इज नॉट लेक्स लॉक्सी। ठीक है, मतलब ये बोल रहा है कि हिंदू लॉ लेक्स लॉक्सी नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कहना सही है या नहीं है, बट लॉ ऑफ स्टेटस, एक लॉ ऑफ स्टेटस है ये हिंदू लॉ। ठीक है, पहले लेक्स लॉक्सी समझ लेते हैं। लेक्स लॉक्सी मतलब होता है टेरिटोरियल एरिया जो कवर करता है। ठीक है, तो मतलब हिंदू लॉ जो है लेक्स लॉक्सी नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर आप शादी है
आप सपोज़ हिंदू लोगों की शादी हो रही है और वो शादी क्या कर रहे हैं, लंदन में जाके शादी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है ना कि लंदन में जाके शादी कर रहे हो तो जो हिंदू लॉ है आपका, जिस तरीके से 7 फेरे लेने हैं और जो मंत्रों का उच्चारण होना है, ठीक है, जो भी चीज़ें होनी है, आप लंदन में जाके भी शादी कर रहे हो और हिंदू की शादी हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ अगर आप लंदन में कर रहे हो, इंडिया में नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो आप जो ड्यू प्रोसीजर है, फेरे लेने वाला, यज्ञ करने वाला, ये नहीं करोगे, तो ऐसा नहीं है। तो हिंदू लॉ जो है इज़ नॉट लेक्स लॉक्सी नहीं है, ठीक है, ये टेरिटोरियली अप्लाई नहीं होता है। जहाँ पे भी हिंदूज का जो कार्यक्रम है हो रहा है या फिर जहाँ पे हिंदू रह रहे हैं वहाँ पे जो हिंदू लॉ कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो हिंदू लॉ इज नॉट लेक्स लॉक्सी बट अ लॉ ऑफ स्टेटस अप्लाई बेस्ड ऑन द पर्सनल आइडेंटिटी की अप्लाइज ऑन द सॉरी अप्लाई ऑन द बेस्ड ऑन द पर्सनल आइडेंटिटी के बेसिस पे ही अप्लाई होता है। जहाँ पर हिंदू रह रहा है वहाँ पे हिंदू लॉ अप्लाई होता है, रिलीजन, ट्रेडिशन एंड पर्सनल स्टेटस, ठीक है। वाई हिंदू लॉ इज एज अ स्टेटस क्यों अप्लाई होता है टू हिंदूज, हिंदू अगर लंदन में है तो लंदन में भी, ठीक है, कहीं भी है हिंदू तो उसके ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है। और जो हिंदू लॉ है डिटरमाइन बाय द बर्थ एंड कन्वर्जन के ऊपर डिपेंड करता है, नॉट गवर्न बाय द टेरिटोरियल लॉ के बेसिस पे गवर्न नहीं होता है। एंड मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन आर गवर्न बाय द हिंदू लॉ, ठीक है। व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशन ऑफ द वैलिड हिंदू अडॉप्शन, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपको हिंदू में कोई स्पाउस चाहते हैं, कोई कपल चाहते हैं कि अडॉप्शन करना है किसी बच्चे का, तो किस तरीके से सबसे पहले लीगली ट्रांसफरिंग अ चाइल्ड लीगली आपको करना है, ठीक है। और जो आपका जो कंडीशन है एलिजिबिलिटी सेक्शन 7 सेक्शन 8 में जो एलिजिबिलिटी गिवन है कि अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, ठीक है, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, ठीक है। वाइफ का कंसर्ट लेना अगर मेल अडॉप्ट कर रहा है तो, ठीक है। हिंदू फीमेल अडॉप्ट कर रही है तो हिंदू फीमेल अगर वो अनमेरिड हो तो भी चलेगा, डाइवोर्स हो तो भी चलेगा, विडो हो तो भी अडॉप्ट कर सकती है, ठीक है। चाइल्ड की एलिजिबिलिटी है कि चाइल्ड जो होना चाहिए हिंदू होना चाहिए, ठीक है, और उस बच्चे को किसी ने पहले ने अडॉप्ट नहीं किया होना चाहिए और बच्चा अनमैरिड होना चाहिए और 15 साल से कम की एज होनी चाहिए उसकी, ठीक है। और ये सारी कुछ कंडीशंस असेंशियल्स दिए हुए हैं सेक्शन 7-8 में दिया हुआ है कि मेल अडॉप्ट कर रहा है तो मेल साउंड माइंड, माइनर मेल साउंड माइंड नहीं होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, वाइफ का कंसेंट लगेगा। फीमेल अडॉप्ट करी तो फीमेल अनमैरिड डाइवोर्स विडो हो तो चलेगी। और उसके बाद सेक्शन 7 में दिया है कि एलिजिबिलिटी फॉर द अडॉप्शन, बच्चा जो होना चाहिए हिंदू होना चाहिए और पहले किसी ने अडॉप्ट नहीं किया होना चाहिए, अनमैरिड होना चाहिए और 15 साल से कम की एज होनी चाहिए उसकी बच्चे की। एंड हु कैन गिव द चाइल्ड फॉर द अडॉप्शन, कौन अपना बच्चा एज अडॉप्शन के लिए दे सकता है। बायोलॉजिकल फादर हैज़ अ फर्स्ट राइट, ठीक है, विद मदर्स कंसेंट के साथ, ऑब्वियस से बात है, ठीक है। मदर कैन गिव चाइल्ड अडॉप्शन, फादर अगर नहीं है तो मदर भी दे सकते हैं अपना बच्चा एज अडॉप्शन के लिए, ठीक है। एंड देयर इज अ फॉर्मल सेरेमनी, जो भी प्रोसेस होता है अडॉप्शन का वो आपको कंसिडर करना है सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग। डिस्कस द वेरियस सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ, वेरियस सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ। सबसे पहले हिंदू लॉ का क्या सोर्स है आपका एशियंट के जितने भी रिचुअल्स हैं, जितने भी वेद हैं, पुराण हैं, ये सारा क्या है, एक सोर्स ही तो है हिंदू लॉ को, एक सारांश है, कंक्लूजन है हिंदू लॉ इन सारी चीज़ों का, ठीक है। एंड रोल बताना है कस्टम का क्या रोल है हिंदू लॉ को डेवलप करने में, तो ऑब्वियस बात है कस्टम का बिल्कुल रोल है। कस्टम मतलब एक परमानेंट प्रैक्टिस जो हम चली आ रही है, हिंदू लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, जो एक ठोस सबूत के साथ है और लोग एक्चुअल में मतलब कंटिन्यूटी में फॉलो कर रहे हैं और बहुत पुराने टाइम से फॉलो कर रहे हैं और बहुत सारे लोग एक साथ फॉलो कर रहे हैं। ऐसा नहीं कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग फॉलो नहीं कर रहे, उसको कस्टम नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो हिंदू लॉ का सोर्स क्या है, कस्टम का क्या रोल है उस हिंदू लॉ को डेवलप करने में, और ये इज इट ट्रू दैट द क्लियर प्रूफ ऑफ यूसेज विल आउटवे द रिटन टेक्स्ट, ठीक है। अगर कोई हम चीज़ लंबे टाइम से फॉलो करते हुए आ रहे हैं और लिखा कुछ और है तो कौन सा माना जाएगा, ठीक है, ये देख लेते हैं एक बार। सोर्स ऑफ हिंदू लॉ में एशियंट सोर्स में हमारे जो वेद हैं, धर्मशास्त्र हैं, ठीक है, धर्मशास्त्र हैं, स्मृतिस हैं, डाइजेस्ट जो कमेंट्रीज हैं, बुक्स हैं, ठीक है, कस्टम्स है, ये सारा कुछ क्या है, एक सोर्स है हिंदू लॉ का। एंड मॉडर्न सोर्स क्या है, लिटिगेशन, जजमेंट, आज के टाइम पे कुछ हामा, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, जुडिशियल डिसीजन, जजमेंट्स, ठीक है, गुड कंसाइज, ये सारा क्या है, एक क्या है, सोर्स है हिंदू लोग का आज के टाइम में। बट जो एशियन टाइम का सोर्स का है, वेद, पुराण, डाइजेस्ट, कस्टम्स। रोल ऑफ द कस्टम इन हिंदू लॉ, कस्टम का बहुत ही मेजर रोल इसलिए है कि कस्टम रिकॉग्नाइज करता है हिंदू लॉ को। कस्टम बताता है कि जो हिंदू लॉ में, जो कानून में जो लिखा हुआ हिंदू लॉ, वो किसके बेसिस पे डिसाइड हुआ, कस्टम के बेसिस। जो हम रिचुअल्स फॉलो करते हुए आ रहे हैं कि 7 फेरे लेने हैं तो उसके बेसिस पे हिंदू लॉ में बना कि हाँ 7 फेरे लेना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद जो शादी होनी चाहिए वो यज्ञ के थ्रू होनी चाहिए, ठीक है, तो उसको हमने हिंदू लॉ में कंसीडर किया। तो कस्टम्स भी बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है हिंदू लॉ में। और इतना पार्टीशन क्या है, मिताक्षरा, मिताक्षरा हमने देखा दो टाइप ऑफ हिंदू लॉ, हिंदू स्कूल ऑफ हिंदू लॉ होते हैं, एक होता है मिताक्षरा, एक होता है दयाभागा। मिताक्षरा जो होता है पूरे इंडिया में फॉलो होता है एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल एंड आसाम, ठीक है। और जो दयाभागा होता है वो वेस्ट बंगाल आसाम में फॉलो होता है। उसका पार्टीशन का क्या, पार्टीशन मतलब डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी, जो एंसेटल्स की प्रॉपर्टी है वो डिवीजन हो रही है, ठीक है। आज के टाइम में नहीं होता है बहुत जगह होता है, ऐसी बात नहीं है, होता है, ठीक है। डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी, जो आपके एंसेटल्स फैमिली मेम्बर्स की जो प्रॉपर्टी वो आपस में डिवाइड करते हैं। पहले सारे लोग साथ में रहते थे, जॉइंट फैमिली रहते थे, तो जो प्रॉपर्टी का हिस्सा होता था सबका समान अधिकार होता था, उसको डिवाइड कर रहे हैं, अलग अलग रह रहे हैं, जॉइंट फैमिली नहीं रह रही, अनडिवाइड हो गई है फैमिली, सॉरी डिवाइड हो गई है फैमिली, ठीक है। तो मिताक्षरा स्कूल ये बोलता है कि जैसे ही अगर साथ में लोग रह रहे हैं, जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका राइट बाय बर्थ उसको मिल जाता है, ठीक है। दयाभागा हमने देखा था कि
जो बेबी फादर के रहते हुए पार्टीशन नहीं होगा, फादर के मरने के बाद ही जो लोग हैं, जो उनके बच्चे हैं, उनको प्रॉपर्टी भी दी जाएगी। ठीक है, तो पार्टीशन किस तरीके से होगा? फादर खुद कर सकता है, अग्रीमेंट के थ्रू पार्टीशन कर सकते हैं, कंडक्ट मतलब फैमिली खुद चाहती है, एक्शन लेती है, या फिर डिमांड करती है कोर्ट में जाके, या फिर फैमिली मेम्बर से बोलती है कि हमें पार्टीशन चाहिए। ठीक है, आर्बिट्रेशन कर रहे हो आप, एक सीनियर मेंबर को लेके आ रहे हो, उसको बीच में रख के आप दो पार्टी में आपस में बोल रहे हो कि हमें पार्टीशन कराओ, और किसी तरीके, या फिर आप बिफोर द कोर्ट, ठीक है, कोर्ट की हेल्प लेके सूट फाइल करके आप पार्टीशन कर रहे हो। रीओपनिंग ऑफ द पार्टीशन, माइनर कैन नॉट रिप्रेजेंट को पार्टीशन को दोबारा किया जा सकता है। ठीक है, कि माइनर जो था जिसके हिस्से में प्रॉपर्टी आनी चाहिए थी वो प्रेजेंट नहीं था, या फिर को पर्सन कुछ फैमिली मेंबर मिसिंग थे, या फिर फ्रॉड या फिर अंडर इन्फ्लुएंस के थ्रू आपने पार्टीशन कर दिया, तो पार्टीशन को दोबारा होगा। तो रीओपनिंग को पार्टीशन भी दिया हुआ यहाँ पर। हु आर द नेचुरल गार्जियन, एक माइनर है, एक ऐसा बच्चा है जिसकी एज 18 साल से कम है, उस केस में उसके नेचुरल गार्जियन कौन होगा? और अगर उसका रियल गार्जियन नहीं है, नेचुरल गार्जियन अपॉइंट किया गया है, ठीक है, टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट किया गया है, तो वो टेस्टामेंट्री गार्जियन की क्या ड्यूटी बनती है, क्या पावर बनती है उस छोटे से बच्चे के लिए? ठीक है, और उसकी जो छोटा सा बच्चा है उसका ऑब्वियस बात है हिस्सा होगा प्रॉपर्टी में, तो उस प्रॉपर्टी को किस तरीके से टेक केयर करेंगे वो नेचुरल गार्जियन, फिर वो टेस्टामेंट्री गार्जियन। ठीक है, वो देख लेते हैं। गार्जियन मतलब ऐसा पर्सन जो कि लीगली रिस्पॉन्सिबल है उस पर्सन की केयर अपब्रिंग एंड प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है, माइनर मतलब ऐसा बच्चा जो कि 18 साल से कम है। हिंदू लॉ में ये बोला गया नेचुरल गार्जियन मतलब आपके जो फादर मदर है वो नेचुरल गार्जियन होगा। अगर आपके फादर मदर नहीं है तो या तो कोर्ट अपॉइंट करेगा, ठीक है, या तो कोर्ट अपॉइंट करेगा, या तो आपके जो नेक्स्ट आपके ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर होंगे वो आपके होंगे। ठीक है, पैटर्नल ग्रैंड फादर और पैटर्नल ग्रैंड मदर, मतलब आपके नाना नानी की बात हो रही है यहाँ पे। सेक्शन 6 बात करता है हु कैन बी नेचुरल गार्जियन। नेक्स्ट है फॉर अ माइनर मैरिड गर्ल, एक मैरिड गर्ल है विच इज़ अ माइनर, तो उसका हस्बैंड होगा, वही उसका गार्जियन माना जाएगा। कोई एलिजिमेट चाइल्ड है, ठीक है, तो उसके इसमें फर्स्ट जो है एलिजिमेट चाइल्ड मतलब उसके फादर जो है वो नहीं पता कौन है। ठीक है, तो जो फर्स्ट जो नेचुरल गार्जियन हो उसकी मदर होगी, अगर मदर नहीं है तो उसके फादर ही होंगे। नेक्स्ट, हु इज़ द नेचुरल गार्जियन इन केस ऑफ अडॉप्टेड चाइल्ड के केस में कौन उसका नेचुरल गार्जियन होगा? अडॉप्टिव फादर जिसने उसको अपॉइंट किया है, अगर फादर नहीं है तो उसके इसमें अडॉप्टिव मदर जो होगी, अडॉप्टिव मदर उसकी नेचुरल गार्जियन होगी। नेक्स्ट, पावर क्या है नेचुरल गार्जियन का? टेक केयर करना है आपके बच्चों की वेलबींग का, उनके मैनेज करना है, उसकी प्रॉपर्टी को मैनेज, को प्रॉपर्टी उसको मैनेज करना है। ठीक है, पावर ओवर द माइनस प्रॉपर्टी के ऊपर, माइनर की जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर नेचुरल गार्जियन या फिर जो गार्जियन अपॉइंटेड है उसका क्या क्या पावर है? नेचुरल गार्जियन कैन डू फॉलोइंग, मैनेज कर सकता है प्रॉपर्टी को, बिल्कुल करेगा यार। ठीक है, स्मॉल ट्रांजेक्शन कर सकता है, बट फॉलोइंग चीज़ नहीं कर सकता, उसकी प्रॉपर्टी को सेल मॉर्गेज नहीं कर सकता, माइनर्स की प्रॉपर्टी को लीज नहीं कर सकता 5 साल से ज़्यादा। ठीक है, या फिर जब तक वो 18 साल तक नहीं हो जाता, उस 18 साल से ऊपर की एज तक के लिए वो लीज नहीं कर सकते उसकी प्रॉपर्टी को। ठीक है, गिफ्ट और विल में क्या डिफरेंस है? दोनों ही ना एक तरीके से बहुत हद तक सिमिलर है, बट डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, गिफ्ट बोलता है कि प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का एक तरीका है, विल भी एक प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का एक तरीका है। ठीक है, लीगल तरीका है, दोनों लीगल तरीका है प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का। गिफ्ट बोलता है कि इमीडिएट और वॉलंटरी ट्रांसफर होता है प्रॉपर्टी का। मैं चाहता हूँ कि मेरी प्रॉपर्टी, मैं एक लैंड है वो मैं अपनी प्रॉपर्टी अपनी वाइफ को ट्रांसफर करना चाहता हूँ, है नहीं अभी मेरी वाइफ, ठीक है, बट लैंड है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहता हूँ बट गिफ्ट के थ्रू। ठीक है, और सामने वाला पर्सन उस प्रॉपर्टी को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। विल क्या है? मैं एक फादर हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं और मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद ये प्रॉपर्टी जो है इस तरीके से डिवाइड हो, इतना हिस्सा इसको मिले, ये वाली प्रॉपर्टी उसको मिले, वो वहाँ वाली प्रॉपर्टी उसको मिले, इस तरीके से तो मैं कागज़ पे लिख के जाऊँगा। उस लीगल डॉक्यूमेंट को बोला जाता है विल बोला जाता है। उस लीगल डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं? विल बोलते हैं। ठीक है, कि कौन बंदा कौन सी प्रॉपर्टी लेगा आफ्टर द पर्सन्स डेथ। ठीक है, तो दोनों ही प्रॉपर्टी सेक्शन 112 गिफ्ट जो है डिफाइन करता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, जिसको TPA भी बोलते हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 डील करता है किससे? गिफ्ट से डील करता है। सेक्शन 122 गिफ्ट बोलता है कि वॉलंटरी, ध्यान से देना गिफ्ट की डेफिनेशन एग्जाम में बिल्कुल पूछते हैं। वॉलंटरी ट्रांसफर है किस चीज़ का? ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी बाय वन पर्सन टू अनदर विदाउट एनी पेमेंट और कंसिडरेशन। ठीक है, विदाउट एनी पेमेंट और कंसिडरेशन एक पर्सन वॉलंटरी अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है, ओनरशिप ट्रांसफर कर रहा है प्रॉपर्टी का एक पर्सन दूसरे पर्सन को। ठीक है, बिना किसी पेमेंट या बिना किसी कंसिडरेशन के। असेंशियल देख लेते हैं, वॉलंटरी ट्रांसफर होना चाहिए, विदाउट कंसिडरेशन, बदले में आपको कुछ मिल नहीं रहे होना चाहिए, इमीडिएट ट्रांसफर हो रहा है, ओनरशिप ट्रांसफर हो रहा है, और सबसे मेन और इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है गिफ्ट का कि एक्सेप्टेंस बाय द डोनर, जिसको प्रॉपर्टी मिल रही है वो बंदा उस प्रॉपर्टी को या उस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ मैं ले रहा हूँ। अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो उसको वैलिड गिफ्ट नहीं माना जाएगा, वो आपका ही प्रॉपर्टी आपके पास ही आ जाएगा। विल क्या है? विल अगेन सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 डील करता है विल की डेफिनेशन के बारे में। 2H बात करता है, यहाँ पे 122 था।
ठीक है। लीगल डिक्लेरेशन होता है कि पर्सन चाहता है कि मेरा जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉपर्टी हो मेरे मरने के बाद किस तरीके से हो, वो लीगली डिक्लेयर करता है। एसेंशियल क्या है विल के लिए, लीगल टेक्स जो विल जो एग्जीक्यूट होता है आफ्टर, जैसे पर्सन मर गया उसके बाद ही विल एग्जीक्यूट होगा, उसके रहते जिंदा जी रहते विल एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। और जिंदा जी रहते रहते वो पर्सन चाहे तो उस विल को चेंज कर सकता है एनी टाइम बिफोर द डेथ। एक लीगल रिकग्निशन भी होता है अगर साइंड है और विटनेस दो हैं तो, ठीक है। गिफ्ट एक ट्रांसफर होता है इमीडिएट, यहाँ पे ट्रांसफर आफ्टर डेथ होता है। ये इरिवोकेबल होता है, कभी आप चेंज कर सकते हो। सॉरी इरिवोकेबल होता है, रिवोकेबल नहीं होता। इसको आपने एक बार गिफ्ट दे दी, सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया, आप गिफ्ट को रिवोक नहीं कर सकते। एक्सेप्ट करने से पहले आप रिवोक कर सकते हो, इसको चेंज कर सकते हैं पर्सन जब तक जिंदा है। कभी भी एक्सेप्टेंस यहाँ पे रिक्वायर्ड मैंडेटरी होती है, यहाँ पे कोई एक्सेप्टेंस की बात नहीं होती है। गिफ्ट डीड बनाई जाती है, यहाँ पे एक रिटर्न विल बनाया जाता है और जो दो विटनेस साइन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बदले में आपको कुछ नहीं मिलता है, यहाँ पे बदले में कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। इस तरीके से विल और गिफ्ट में डिफरेंट डिक्लेयर। नेम द ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स, किस किस केस में आपकी जो वाइफ है आपसे डाइवोर्स मांग सकती है, और 3 ग्राउंड्स को एक्सप्लेन करना ब्रीफ में। अडल्ट्री, आप क्या कर रहे हो, आपकी वाइफ के होते हुए आप किसी और वुमेन के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में आ रहे हो। क्रूरल्टी, ठीक है, बहुत बेरहमी से, बहुत गलत तरीके से आप उसको मार पीट रहे हो या फिजिकली मेंटली हार्म कर रहे हो, उसे क्रूरल्टी। डिसहर्ट, नुकसान पहुंचा रहे हो, ठेस पहुंचा रहे हो, उसको हर्ट कर रहे हो, आप उसको रुला रहे हो, ठीक है। कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन, आप किसी और रिलीजन में कन्वर्ट हो गए हो। अनसाउंड माइंड, आप मेंटल डिसऑर्डर हो गए। इनक्यूरेबल लेपोरेसी, ऐसी बीमारी हो गई जो बहुत लंबे टाइम तक रहने वाली है। वनरेबल डिजीज़, ऐसी डिजीज़ जो कि बहुत लंबे टाइम तक रहने वाली है, ठीक है, जिसका नॉर्मली कोई इलाज नहीं। इस सम सिचुएशन में रिनंसिएशन ऑफ द वर्ड, संन्यास, आपने क्या कर लिया, मोक्ष, संन्यास ले लिया, साधु संत बन गए, पहाड़ों में चले गए हो। प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, ठीक है, 5 साल तक आप गायब हो गए हो, आपकी वाइफ ने प्रिज्यूम किया कि आपकी डेथ हो गई है, ठीक है। उस केस में, इस सिचुएशन से जहाँ पे वो जो वाइफ है आपसे डाइवोर्स ले सकती है और वो अकेले रह सकती है, फिर मेंटेनेंस मांग सकती है। सेक्शन 13 बात करता है ग्राउंड्स के बारे में। मेंटेनेंस पेंडेंट द लिट एंड एक्सपेंस द प्रोसीडिंग, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। पहले ना ये समझते हैं पेंडेंट लिट क्या होता है या फिर लिस्ट पेंडेंस क्या होता है। आपने बहुत जगह सुना होगा पेंडेंट लिट या फिर लिस्ट पेंडेंस। लिस्ट पेंडेंस मतलब होता है आपका जो केस है पेंडिंग है, लिस्ट पेंडेंस, केस पेंडिंग है, कहाँ पे, कोर्ट में, ठीक है। तो मेंटेनेंस लिट पेंडेंट एंड एक्सपेंस फॉर द प्रोसीडिंग, मतलब आपका जो केस है वो पेंडिंग है, मेंटेनेंस मतलब पेंडिंग है उस टाइम पे मेंटेनेंस। सपोज एक वाइफ ने अपने हस्बैंड पे केस फाइल किया कि मेरे को इससे अलग चाहिए, अलग रहना है, डाइवोर्स चाहिए, और साथ में जब तक ये केस कंप्लीट नहीं हो जाता, जो केस है वो पेंडिंग है कोर्ट में, लिस्ट पेंडेंस है, क्या है, लिस्ट पेंडेंस है, कोर्ट में केस पेंडिंग है, उस टाइम पीरियड के लिए मेरे को मेंटेनेंस चाहिए, और प्रोसीडिंग जो होगी कोर्ट के लिए उसका एक्सपेंस भी मुझे चाहिए, ठीक है। तो उसके बारे में गिवन है। सेक्शन 24 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट बात करता है लिस्ट पेंडेंस, मेंटेनेंस फॉर द लिस्ट पेंडेंस के बारे में, ठीक है। मतलब ये बोला है कि टर्म पेंडेंट इज अ लैटिन फेरा विच मीन्स वाइल लिटिगेशन इज पेंडिंग दिस प्रोविजन हु कैन क्लेम, कौन क्लेम कर सकता है, आइदर स्पाउस, ठीक है, हस्बैंड और वाइफ कोई भी क्लेम कर सकता है जिसके पास सफिशिएंट इनकम नहीं है, पैसा नहीं है, वो क्लेम कर सकता है, ठीक है। जो कि लीगली डिपेंडेंट है वो क्लेम कर सकता है। हु हैज़ टू पे, जो फाइनेंशियली स्ट्रॉगर पर्सन जो होगा उसको पे करना पड़ेगा, ठीक है। लिखा हुआ है ऐसा, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में हस्बैंड ही पे करता है। एंड मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द ग्रांटिंग मेंटेनेंस टू, मेंटेनेंस ग्रांट करने का मेन ऑब्जेक्ट ये है कि जो केस पेंडिंग है उसके लिए आपको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होता है, तो आपको देना पड़ेगा बिल्कुल, जो स्ट्रॉन्ग पर्सन है। और जो एक्सपेंस ऑफ द प्रोसीडिंग है उसके लिए भी कोर्ट बोल सकता है कि जो कि लीगल फीस है, कोर्ट का कॉस्ट है, ये सारा कुछ जो स्ट्रॉन्गर पर्सन है फाइनेंशियली वो भी बियर करेगा। अनिल कुमार वर्सेस उषा में डिसाइड हुआ था कि मेंटेनेंस फॉर द लिस्ट पेंडेंस देना पड़ेगा। वो अगर कैपेबल भी है बट एक्चुअल में अर्न नहीं कर रही है फिर भी देना पड़ेगा, ठीक है। फाइनेंशियली कैपेबल है बट अर्न नहीं कर रही फिर भी देना पड़ेगा। जॉइंट हिंदू फैमिली एंड उसके असेंशियल, जॉइंट हिंदू फैमिली आज के टाइम पे कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता, मैंने नहीं देखा प्रैक्टिकली जॉइंट हिंदू फैमिली होता होगा, ठीक है। अर्बन एरिया में होता होगा, रूरल एरिया में होता होगा, अर्बन एरिया में मैंने नहीं देखा है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस मतलब यही होता है कि एक घर में 4 लोग हैं, चारों लोग मिल के बिजनेस कर रहे हैं। उनके दादाजी भी हैं, उसके दादाजी के 4 बेटे हैं, 4 बेटे के 4-4 3-3 अलग अलग बेटा बेटी हैं, सारे लोग मिल के रह रहे हैं, उनकी बहुएं मिल के रह रही हैं, सब लोग एक ही घर में, एक बड़ी सी हवेली उसमें रह रहे हैं। आपने सीरियल वगैरह देखा होगा, उसमें सारी चीज़ें दिखाई जाती है, ठीक है। सारे लोग साथ में रह रहे हैं और बिजनेस कर रहे हैं, और जो पूर्वज की प्रॉपर्टी है उसमें सबका हिस्सा है, सारे लोग अच्छे से मिल बांट के रह रहे हैं। बट आज के टाइम में सारे लोग डिवाइड हो चुके हैं, अनडिवाइडेड नहीं रहे हैं, ठीक है। तो जॉइंट हिंदू फैमिली, और ये हिंदू सक्सेशन एक्ट से गवर्न होता है, हिंदू लॉ से गवर्न होता है। कॉमन एंसेंटर्स उनके सबके पूर्वज कॉमन है। कोपार्सनरी प्रॉपर्टी मतलब उस प्रॉपर्टी में सबका हिस्सा है, और इसमें जो सबसे एल्डेस्ट मेल मेंबर होगा उसको हेड माना जाएगा, करता होगा, वही प्रॉपर्टी को मैनेज करेगा, कहाँ की प्रॉपर्टी कहाँ लाना है, बिजनेस अफेयर कैसे लेना, सॉरी बिजनेस नहीं, फैमिली अफेयर कैसे लेने, प्रॉपर्टी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। और अंडर द मिताक्षरा लॉ जो मेल साइड वाले लोग होंगे, सन, फादर, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन, उनको ये प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता है और बाय बर्थ मिल जाता है, ठीक है। तो हमने देखा था मिताक्षरा में बाय बर्थ मिल जाता है, दया भागा में आफ्टर द फादर्स डेथ मिल जाता है, ठीक है। सुजीत लाल छाबरा वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स में डिसाइड किया था सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में, इसमें बताया गया था जॉइंट हिंदू फैमिली जो है वो एग्जिट कर सकते हैं विदाउट एंसेलरी प्रॉपर्टी, हमें प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एग्जिट करना है। क्वेलिटी क्या है, ये ना हमने
LLB फर्स्ट सेम में भी देखा था, ठीक है, बट यहाँ पे हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। सेक्शन 13(1)(IA), आई एम सॉरी, सेक्शन 13(1)(IA) ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 बात करते हैं इक्वालिटी, मतलब आप मेंटली या फिजिकली अपने स्पाउस को, मेल फीमेल को कर सकता है, फीमेल मेल को भी कर सकती है, ठीक है। अपने स्पाउस को क्या कर रहे हो, हर्ट कर रहे हो या फिर उसको नुकसान पहुंचा रहे हो, ठीक है, वायलेंस कर रहे हो, मार रहे हो या फिर फिजिकली हर्ट कर रहे हो, ठीक है, फाइनेंशियली आप उसको पैसे नहीं दे रहे हो, उसको सपोर्ट चाहिए, ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, उसको कुछ करना है, उसके लिए पैसा चाहिए, फिर सेक्सुअली क्योर कर रहे हो आप उसको, कंजुअल राइट्स नहीं दे रहे हो, ठीक है, जो देना चाहिए आपको, ठीक है, एक वैलिड मैरिज के लिए, या फिर नॉन कॉन्सिक्वेंशियल सेक्सुअल एक्ट के लिए आप उसको क्या कर रहे हो, फोर्स कर रहे हो, ठीक है। ये सारा क्या है, इक्वालिटी में कवर होता है। एग्नेट कोगनेट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम, ठीक है। इस कस्टम एज कस्टम को सोर्स ऑफ लॉ मान सकते हैं कि यार, बिल्कुल मान सकते हैं यार सोर्स ऑफ लॉ। कस्टम को सोर्स ऑफ लॉ नहीं मानोगे तो आप किसको मानोगे सर, ठीक है। एक इवन आफ्टर द कोडिफिकेशन ऑफ हिंदू लॉ आ गया है, हिंदू मैरिज एक्ट आ गया है, हिंदू सेक्शन एक्ट 1956 आ गया है, इसके बावजूद भी कस्टम को एज अ सोर्स ऑफ हिंदू लॉ माना जाएगा, बिल्कुल माना जाएगा, बिल्कुल माना जाएगा, ठीक है। अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कस्टम लॉ में नहीं लिखी है बट कस्टम में मानते हैं। कुछ ऐसी शादियाँ भी होती है रूरल एरिया में जिसके जो कस्टम्स हैं, रिचुअल्स हैं, ऐसे होते हैं जो हिंदू लॉ में नहीं लिखे हुए हैं, ठीक है। तो कस्टम को बिल्कुल एक रिकग्नाइज सोर्स ऑफ हिंदू लॉ माना जाएगा। इवन आफ्टर द कोडिफिकेशन ऑफ हिंदू लॉज आ गए, लाइक हिंदू मैरिज एक्ट आ गया, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 आ गया, कस्टम, ठीक है। असेंशियल देख लेते हैं, ये एग्जाम में पूछ लेते हैं। एक वैलिड, आपका कस्टम बहुत ही वैलिड है, कैसे माना जाए, एंटीक होना चाहिए, पुराने टाइम से यूज़ करते आना चाहिए, कंटिन्यूटी में आप यूज़ करो, ऐसा नहीं कि 2 साल यूज़ किया 5 साल के लिए छुट्टी, ठीक है, कंटिन्यूटी में डेली यूज़ करो आप, सर्टेनिटी। आपने देखा होगा ना कि घर में शाम को झाड़ू नहीं मारना चाहिए, ठीक है, और आपको क्या नाम है, झाड़ू खड़ा नहीं रखना चाहिए, ठीक है, नाखून नहीं काटने चाहिए, डे स्पेसिफाई होते हैं। इन सब का रीज़न है, प्रॉपर पर्टिकुलर रीज़न है। मेरे पास ना टाइम का कंस्ट्रेंट है, ठीक है, मैं चाहूँ तो इनको बहुत एक ना प्रॉपर एक इसके ऊपर बैकग्राउंड है, क्यों हमें ये सारी चीज़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। लोग करते हैं, आज के टाइम में भी लोग फॉलो करते हैं, रूरल एरिया में भी करते थे और एशियन टाइम में भी करते थे, बहुत पहले से लोग करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। बट क्यों कर रहे हैं लोगों को नहीं पता है। कभी एक डिटेल लेक्चर लूँगा ना इन चीज़ों पे, तो मैं सारी चीज़ें कवर करूँगा, क्यों करना चाहिए, ठीक है। हिंदू लोगों में लोगों को जलाते क्यों हैं, दफनाते क्यों नहीं, मुस्लिम में दफनाते क्यों हैं, ठीक है। बहुत सारे इसका लोगों ने मिथ बनाया हुआ, बट एक्चुअल फैक्ट जो है वो लोगों को नहीं पता है, ठीक है। मैं एक वीडियो लेके आऊँगा इस सारे जो मिथ हैं या फिर जो कस्टम्स हैं, रिचुअल्स हैं, इनका रीज़न, एक्चुअल रीज़न क्या है वो कंसिडर करूँगा। रीजनेबलनेस होना चाहिए आपका कस्टम, ठीक है, वैलिड कस्टम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पब्लिक मोरल को आप हार्म कर रहे हो, ठीक है। ऐसा कस्टम फॉलो करें जिससे पब्लिक की जो इमोरल चीज़ों को शो करता है, वो मोरल चीज़ों को शो नहीं करता है, ठीक है। मधुसूदन दास वदत नारायणी बाई में बताया गया था कि कस्टम मस्ट बी प्रूव विद स्ट्रॉन्ग एविडेंस एंड कैन नॉट बी वेग नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें ना एक क्वेश्चन है, एक किस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा किस लॉ है, ठीक है, मेरे को अच्छा लगा कि एक अनमैरिड डॉटर है, ठीक है, बी साहब की, जो कि 25 ईयर्स है, देख लेना मेजर है, ठीक है, बट अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाई। जो मार्क कर रहा हूँ ना अच्छे से देखना, 25 ईयर्स है, अनमैरिड डॉटर है, अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, कैन शी क्लेम मेंटेनेंस, अपने फेयरनेस से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है कि हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 में, यस शी कैन क्लेम यार, शी कैन क्लेम। क्यों कर सकती है, अनमैरिड है, अनमैरिड चाहे वो 18 साल से कम हो चाहे ज़्यादा हो, कर सकती है, कमा नहीं रही है, अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, बिल्कुल उसके फादर लायबल है। इसमें एक जजमेंट भी है सुप्रीम कोर्ट की, हाँ, जगदीश जुक्तावत वर्सेस मंजू लत 2002 की जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि एक अनमैरिड डॉटर है कैन क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हर फादर अंटिल शी इज मैरिड, जब तक मैरिड नहीं हो जाती। मैरिड होने के बाद उसका हस्बैंड देगा। विमला देवी स्टेट ऑफ यूपी 2006 की जजमेंट में बताया गया कि रीअफर्म किया, जो भी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दी उसी को रीअफर्म किया। इसमें बताया कि 18 साल के बाद भी जो उसके जो डिपेंड पेरेंट्स हैं वो लायबल होंगे, ठीक है। तो हु इज़ एलिजिबल टू मेंटेनेंस, एक माइनर चाइल्ड है, 18 साल से कम है तो उसको मेंटेनेंस मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अगर कोई अनमैरिड डॉटर है जो 18 साल से ऊपर की भी है बट अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही है, फिजिकल फाइनेंशियली कैपेबल नहीं है तो भी, या फिर ऐसी कोई भी चाइल्ड जो कि फिजिकली या फिर मेंटली डिसेबल है, ठीक है, तो उसको मेंटेनेंस उसके पेरेंट्स हैं वही देंगे, ठीक है। सेक्शन 20 बताता है कि मदर और फादर इज लीगली बाउंड टू मेंटेन देयर चिल्ड्रन, सन और बोथ, ड्यूरिंग द माइनॉरिटी के टाइम पे तो कर ही सकते हैं बट मेजॉरिटी मेजर हो जाएगा, 18 साल से ऊपर हो जाएगी तो डॉटर जो है उसको मेंटेन करने के लिए लायबल होंगे। यार कैसी बात है यार, अगर कोई मेल है जो ऊपर से उसको भगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, प्रिंसिपल दैट गाइड द कोर्ट इन अपॉइंटिंग, कौन कौन सा प्रिंसिपल है जो कोर्ट कंसीडर करेगा अगर कोई बच्चा है जिसका पेरेंट्स नहीं है, जिसके पेरेंट नहीं है, उसके मदर फादर नहीं है, ठीक है। तो उस केसेस में कोर्ट चाहता है कि इस माइनर पर्सन है, 18 साल से कम बच्चा है, इसका लीगल गार्जियन कौन होगा, नेचुरल गार्जियन तो है ही नहीं, लीगल गार्जियन कौन होगा। तो कोर्ट क्या प्रिंसिपल कंसीडर करेगा, ठीक है, बच्चा हिंदू है, ठीक है, तो हिंदू माइनॉरिटी एक्ट एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 एंड गार्जियन एंड वार्ड एक्ट 1989, ये तो लॉ है,
इसको कंसिडर करेंगे। जो गार्जियन जो होगा नेचुरल पर्सन होगा, ठीक है, कंपनी को आप अपॉइंट नहीं कर सकते एज गार्जियन। टेस्टामेंटरी गार्जियन होगा, अपॉइंटेड बाय द विल होगा, गार्जियन अपॉइंटेड बाय कोर्ट, इन तरीके से गार्जियन अपॉइंट कर सकता है। गार्जियन प्रिंसिपल यही है कि जो भी गार्जियन अपॉइंट होगा वेलफेयर के लिए सोचेगा। बच्चा जो है उसके हेल्थ एजुकेशन कंफर्ट एंड वेलबिंग, हेल्थ एजुकेशन कंफर्ट एंड वेलबिंग, हेल्थ एजुकेशन कंफर्ट एंड वेलबिंग के बारे में सोचेंगे। एक केस भी है गीता हरिराम वर्सेस आरबीआई 1999 की जजमेंट है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि आफ्टर वर्ड जो है सेक्शन 6 में, ठीक है, सेक्शन 6 किसका, हिंदू मैरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 का, ठीक है, डज नॉट मीन ओनली आफ्टर द फादर्स डेथ, ठीक है, फादर्स की डेथ के बाद ही ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सिचुएशन मेरे फादर अगर फादर एब्सेंट है, नहीं है या फिर अनफिट है, उस केस में भी हम गार्जियन अपॉइंट कर सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ नेचुरल गार्जियन, फादर इज नेचुरल गार्जियन माना जाएगा फॉर द माइनर बॉय एंड अनमैरिड गर्ल के लिए, मदर भी हो जाएगी अगर फादर नहीं है तो। एंड जो माइनर जो है अगर 5 साल से कम उसकी एज है तो उसके इसमें जो उसकी मम्मी जी होंगी, ठीक है, उसको नेचुरल गार्जियन माना जाएगा। अगर कोई गर्ल है, कोर्ट प्रेफर द मदर एज ए गार्जियन, मदर को गार्जियन माना जाएगा। विशेष ऑफ द माइनर, ठीक है, इफ़ सफिशिएंट एज और मेच्योरिटी अगर उसकी है और वो चाहता है कि कुछ एक्सप्रेस करना चाहता है तो कोर्ट उसकी बात बिल्कुल सुनेगा। और जो गार्जियन होंगे वो सेम रिलीजन एंड कल्चरल बैकग्राउंड के होने चाहिए। बच्चा का जो रिलीजन और बैकग्राउंड है उसी बैकग्राउंड के होने चाहिए, किसी और बैकग्राउंड के गार्जियन अपॉइंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, गार्जियन शुड हैव ए स्टेबल फाइनेंशियल रिसोर्स होनी चाहिए उस बच्चे, एंड गुड मोरल कैरेक्टर भी होना चाहिए। कोई एडवर्स इंटरेस्ट अगेंस्ट माइनस नहीं करेंगे। असेंशियल क्या है, एक हिंदू मैरिज के ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार, देख लेते हैं फिर भी एक बार। मोनोगैमी, नो बाइगेमी नहीं होना चाहिए, एज रिक्वायरमेंट कंप्लाई करना है, साउंड माइंड होना चाहिए, प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप स्पिन रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए, एंड सोलमलाइजेशन ऑफ द मैरिज होना चाहिए, ठीक है। मतलब कस्टम एंड सेरेमनीज को ध्यान रखते हुए आपको मैरिज करना है। हु इज एंटाइटल्ड टू स्टे इन द पार्टीशन अंडर द मिताक्षरा स्कूल, ऑलरेडी देख चुके हैं ये भी, ठीक है। ऑन व्हाट स्पेसिफिक ग्राउंड अ हिंदू वाइफ फाइल अ पिटीशन, डाइवोर्स के लिए कब कब केसेस फाइल कर सकते हैं, ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। मिताक्षरा दया भागत 3 बार देख चुके हैं यार। नेम द डिफरेंट रेमेडीज अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 19 टू डिसॉल्व द मैरिज, मैरिज को खत्म करना है तो क्या क्या रेमेडीज है। जुडिशियल सेपरेशन, कोर्ट से सेपरेशन मांग सकते हो, वॉइड मैरिज को वॉइड करवा सकते हो बाइगेमी रिलेशनशिप के थ्रू या फिर प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के थ्रू। वॉइडेबल मैरिज, आप कोर्ट में केस फाइल कर सकते हो कि जोर जबरदस्ती धमका के मेरे साथ ये शादी करवाई गई है। इस तरीके से आप कुछ रेमेडीज है अगेंस्ट द मैरिज। रेस्टिट्यूशन ऑफ द कंजुअल राइट, आप कंजुअल राइट जो है, सेक्सुअल राइट जो होता है, ठीक है, आप उसको रेस्टिट्यूट कर रहे हो डाइवोर्स के थ्रू या डाइवोर्स बाय द म्यूचुअल कंसेंट, इसके थ्रू आप कह सकते हो अलग रह सकते हो। Can a suit be filed in a civil court for obtaining the degree of annulment of the Hindu marriage after the death of the spouse? If one spouse has filed the annulment before the death, this can be a legal purpose. ये भी डिस्कस कर चुके हैं शायद हम। डाइवोर्स, सप्ताब्दी, 7 फेरे, ये देख लेते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार, ठीक है। सप्तापदी मतलब होता है 7 फेरे, ठीक है, हिंदू लॉ में लिखे, संस्कृत वर्ड है, संस्कृत वर्ड से डेराया हुआ है सप्तापदी, ठीक है। सप्ताह मतलब होता है 7 और पदी मतलब होता है स्टेप्स, 7 स्टेप्स या फिर 7 फेरे। मतलब अग्नि जो होती है, जो यज्ञ करते हैं शादी करने में, उसके टाइम पे आपको 7 बार आपको राइट हैंड के थ्रू आपको घूमना होता है, ठीक है। ये प्रोसेस का पार्ट है। जो लोग शादी कर चुके हैं वो लोग इस चीज़ पर काफ़ी अच्छे से रोशनी डाल सकते हैं, ठीक है। मेरी नहीं हुई है तो मैं नहीं बता सकता एक्चुअल में। इंपॉर्टेंट रिचुअल होता है हिंदू मैरिज का, और जो कि शो करता है एक बहुत ही सैक्रेड बॉन्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट या फिर अनब्रेकेबल बॉन्ड होता है, ठीक है। मतलब ये जो बॉन्ड है बहुत ही मजबूत बॉन्ड हो चुका है आपका, ठीक है, ये शो करता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है 7 स्टेप, हर स्टेप का एक अलग अलग मान्य है कि फर्स्ट स्टेप में हम प्रे कर रहे हैं कि न्यूट्रिशन, फूड एंड प्रोस्पेरिटी हो लाइफ में, ठीक है। 7 स्टेप में हम उनको, होता है ना जब वो फेरे ले रहे होते हैं तो हम उनको आशीर्वाद दे रहे होते हैं चावल या फूल छिड़क के, तो फर्स्ट स्टेप में बोलते हैं कि आपको न्यूट्रिशमेंट एंड फूड एंड प्रोस्पेरिटी हो लाइफ में, ठीक है। फिजिकली मेंटली आप स्ट्रॉन्ग रहे सेकंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में वेल्दी रहे, प्रॉस्पेरस रहे अपनी लाइफ में। फोर्थ स्टेप में बोलते हैं कि हैप्पीनेस एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो आप लोगों के बीच में, हमेशा लड़ाई झगड़ा ना हो। फिफ्थ स्टेप में बोलते हैं कि हेल्दी चिल्ड्रन रहे, आपके होने वाले बच्चे अच्छे रहे, उनका वेलबिंग अच्छा रहे, ठीक है। सिक्स्थ स्टेप में बोलते हैं कि हार्मनी रहे आपस में, ठीक है, दोनों की वो रहे, इक्वल माइंड रहे, ठीक है, अलग अलग माइंड नहीं चलना चाहिए, लॉन्ग लाइफ टुगेदर होना चाहिए। सेवंथ स्टेप में बोलते हैं कि एटर्नल फ्रेंडशिप एंड कंपेनियनशिप होना चाहिए, मतलब मरने के बाद भी फ्रेंडशिप रहना चाहिए। भाई साहब खतरनाक। व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ द मैरिज, ठीक है। वाइड मैरिज के क्या क्या ग्राउंड्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड ये था। जुडिशियल सेपरेशन एंड डाइवोर्स क्या होता है, जुडिशियल सेपरेशन एंड डाइवोर्स डिफरेंस देख लेते हैं। जुडिशियल सेपरेशन मतलब कोर्ट बोलता है कि कुछ टाइम के लिए आप दोनों अलग रहो, जिसको टेम्परेरी सेपरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। डाइवोर्स क्या होता है, एक परमानेंट रेजोल्यूशन, एक जजमेंट है एक तरीके से कोर्ट का, ठीक है। जुडिशियल सेपरेशन में आपकी शादी जो है एग्जिस्ट करती है, यहाँ पे आपकी शादी कंप्लीटली एंड हो जाती है। यहाँ पे रीमैरी आप नहीं कर सकते जुडिशियल सेपरेशन के टाइम पे, क्योंकि आप एक्चुअली आप शादीशुदा हो, अभी आपका कोर्ट का फाइनल जजमेंट नहीं है। कोर्ट ने बस कहा है कि कुछ टाइम के लिए आप अलग रहो, या फिर जो बच्चा है आपके साथ रहेगा, बच्चा आपके साथ नहीं रहेगा, इस तरीके से कुछ जजमेंट दी, जिसे कहते हैं जुडिशियल सेपरेशन, ठीक है। डाइवोर्स के साथ आपके पास राइट आ जाता है कि आप दूसरी शादी करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो। स्कोप ऑफ रिकंसिलेशन, दी कैन बी रिकंसाइल अनकंटिन्यूड मैरिज, ठीक है। या तो
वो यहाँ पे स्कोप रह सकता है कि आप तो अलग रहें या तो आप मैरिज कंटिन्यू करें, बट डाइवोर्स में जो होता है रिकन्सिलेशन नहीं होता है। आफ्टर डाइवोर्स है आप तो अलग रहोगे ही बिल्कुल अब, ठीक है। और जुडिशियल सेपरेशन आफ्टर द 1 ईयर ऑफ मैरिज हो सकता है, एंड जुडिशियल सेपरेशन के लिए 1 साल के अंदर आप जुडिशियल सेपरेशन के लिए केस फाइल कर सकते हो, बट डाइवोर्स के केस में आफ्टर द 1 ईयर ऑफ जुडिशियल सेपरेशन डायरेक्टली इन द वैलिड ग्राउंड, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक्सप्लेन द फुल ब्लड एंड हाफ ब्लड रिलेशनशिप। फुल ब्लड रिलेशनशिप मतलब आपके जो सेम फादर एंड सेम मदर है, इसको फुल ब्लड रिलेशनशिप बोला जाता है, ठीक है। ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पर 2 पीपल हैव विद द सेम, मतलब मेरा जो भाई है, ठीक है, उसके भी फादर सेम है, मेरे फादर भी सेम है, उसकी मदर भी सेम है, मेरी मदर भी सेम है, जिसको कहते हैं फुल ब्लड रिलेशनशिप, ठीक है, ब्रदर सिस्टर का रिलेशनशिप जिसको बोलते हैं, ठीक है। एंड इफ़ अ मैन हैज़ अ 2 वाइफ, ठीक है, एंड चिल्ड्रन फ्रॉम बोथ, चिल्ड्रन आर हाफ ब्लड रिलेशनशिप। सपोज मेरी 2 वाइफ है, ठीक है, दोनों वाइफ से दोनों का चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, तो वो दोनों बच्चे आपस में क्या हाफ ब्लड रिलेशनशिप, मतलब उनके दोनों के बच्चों का जो फादर है वो मैं ही हूँ सिंगल, बट जो मदर है वो अलग अलग है, जिसे कहते हैं हाफ ब्लड रिलेशनशिप। वो आर द नेचुरल गार्जियन, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं नेचुरल गार्जियन किसके केस में कौन होगा। ऑलमोस्ट 58 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन हैं, कुछ नए क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ठीक है। दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, एंड फिर मिलेंगे एक नए जोश और जुनून के साथ। दैट्स इट, थैंक यू।